बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी मेज़बान हिना नियाज़ी और मेरे साथ होते हैं जमील सुखेरा जो कि आज यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। वैसे हम लोग साथ ही थे मेकअप रूम में और जब हम मेकअप रूम से निकले तो हम स्टूडियोज़ में भी साथ आए एंड वी वर डिस्कसिंग शो से पहले जो डिस्कशन होती है। लेकिन आज जमील अपनी कुर्सी पर नहीं है, तो जमील आप जहाँ कहीं भी हैं प्लीज़। हिना? Wow! I'm here. Good morning. Good morning. ज्यादा लेट तो नहीं हुआ ना मैं? अपने लिए कॉफी बना रहा था, मैंने सोचा आपके लिए भी कॉफी बना लूं। Thank you so क्योंकि much. कॉफी जो एनर्जी देगी वो हमें बहुत चाहिए अगले 2 घंटे। This is such a sweet gesture, Jameel, and I appreciate it. Thank you so much. This actually means a lot. और जब मैं Thank you very much. मतलब ये जेंडर जो हमने रोल्स डिफाइन कर दिए हैं कि सिर्फ खवातीन ही कॉफी लेकर आएंगी, वही नाश्ता बनाएंगी। आज जमील ने एक एग्जाम्पल सेट की है, वो मेरे लिए। मेरी बात सुनिए, ऐसी कोई बात नहीं है जी। मैं भी कभी आपके लिए वैसे ले आऊंगी। हाँ, कोलीग्स का ख्याल रखना चाहिए, घर वालों का ख्याल रखना चाहिए। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि कॉफ़ी बनाना या सर्व करना या किसी के लिए पानी का गिलास दे देना ये किसी एक का काम नहीं है। ये तो आपका एहसास है। और वैसे आई डिडंट नो दिस। मैं सोच रही थी कि अभी थोड़ा सा आपको जो है ना मैं रोस्ट करूंगी कि किधर चले गए हैं, पंक्चुअल होना चाहिए। अभी तो यहाँ पर बैठे थे, अभी तो मेरा लेक्चर शुरू होने वाला था और वो मैं आपको स्कूल करना रोक देते हैं हम। लेकिन आई अप्रिशिएट दिस जेस्चर, थैंक यू सो मच। अब मैं पी के बताऊं कि कैसी है? आप पी के बताएं, मैं थोड़ा व्यूअर से बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? कॉफ़ी की जो खुशबू है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसका जो अरोमा है और इसका जो फील है और जो इसका टेस्ट है, एक दफ़ा लाइक कॉफ़ी पीते हैं हम, अच्छा ओके जी जाग जाएं, ठीक है। उसके अलावा भी इसका आफ्टर टेस्ट बड्स पे क्या इफेक्ट्स आते हैं। लाइक मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये आपको कॉफ़ी किस तरह इफेक्ट करती है ये आप लोग बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जमील, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर। आपने कॉफ़ी के टेस्ट की बात की, अरोमा की बात की। सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी कि अरोमा थेरेपीज होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आपको स्ट्रेस है, अगर आप टेंशन में रहते हैं, अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं, नया उसमें एडिशन होती जा रही है। ऑयल्स आते हैं, स्लीप ऑयल्स हैं। लाइक सर में दर्द है तो जरूरी नहीं है आपने टैबलेट लेना है, आप अपने ये नॉस्ट्रल्स पे थोड़ा वो ऑयल लगाएं, थोड़ा माथे पे लगाएं। जमील, सुबह ही आने से पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर आपको नींद नहीं आती और आप इंसोम्नियक हैं तो आपका उसका सोल्यूशन उन्होंने ये रेकमेंड किया हुआ था कि जो आपका फेवरेट परफ्यूम है, यू वेयर इट एट नाइट एंड जस्ट स्लीप। या फिर आजकल तो पिलो मिस्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। यस, पिलो मिस्ट, लेवेंडर, ये तो लाइक वो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है ना। बिल्कुल। लेवेंडर पिलो मिस्ट जो है, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप उसको स्प्रे करें अपने पिलो पे, अपने आप को मसल्स को रिलैक्स करें और आपको वो जो खुशबू है वो आपको नींद में आती है। और इसके अलावा अगर हम अरोमा थेरेपी की बात करें तो वो इतनी इफेक्टिव है। बहुत सारे जो है हमारे जिस तरह जोड़ों की इवन दर्द में भी ये जो अरोमा थेरेपी है, इट वर्क्स वंडर्स। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, लेकिन साइंस ने अभी तक इस चीज़ को उस तरह से प्रूव नहीं किया, लेकिन बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स कहते हैं कि जब लोगों ने ये कंप्लेन की कि हमारे सर में दर्द है और अरोमा थेरेपी की गई, उनको एक ऐसे पिलो पे सुलाया गया और उनके अच्छा सा एक काम करते हैं, किसी दिन हम इस अरोमा थेरेपी पे ना जरूर कोई एक सेगमेंट करेंगे और किसी ऐसे एक्सपर्ट गेस्ट को बुलाएंगे जो हमारे इल्म में मजीद इजाफा करे। तो आपने अरोमा थेरेपी की जहाँ बात की है तो लेट्स टॉक अबाउट फ्रेग्रेंसेस, सेंट्स, उनके हमारे क्या असरात होते हैं हमारे मूड्स पे और क्यों इसको मौसम से किया गया है, कनेक्ट किया गया है। अच्छा, डे एंड नाइट से कनेक्ट किया गया है। सीजनल परफ्यूम्स होते हैं जी, समर के परफ्यूम्स अलग होते हैं, विंटर के परफ्यूम्स अलग होते हैं, मॉर्निंग के परफ्यूम्स, डे के परफ्यूम्स अलग होते हैं, नाइट के परफ्यूम्स अलग होते हैं, ऑफिस के अलग होते हैं, कैफेस के अलग होते हैं, अगर फाइन डाइनिंग के अलग होते हैं, फाइन डाइनिंग के अलग होते हैं, डिनर के अलग होते हैं, बर्थडे के अलग होते हैं, जुम्मे के दिन के अलग होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? चले मैं आपसे ये पूछता हूँ, ऐसा क्यों है? अच्छा, उसकी रीजन है जो परफ्यूम होता है जमील, उसका बहुत इम्पैक्ट होता है आपके मूड पर। तो और सीजन जब चल रहा होता है, फॉर एग्जांपल अगर समर्स चल रहे हैं, अगर गर्मियां हैं तो हमें फ्लोरल, थोड़े एयरी, लाइट, थोड़े ओर्गेनिक परफ्यूम्स लगाने चाहिए। क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि उसका मूड पे इफेक्ट होता है। गर्मी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, अगर हम वुडी, इंटेंस और डीप परफ्यूम लगा लेंगे तो हमें गर्मी और ज्यादा महसूस होगी। We wouldn't like it। हम यहाँ एक चीज ऐड करते हैं, इसका मतलब है कि परफ्यूम आप अपने लिए लगाते हैं,
ना कि दूसरों के लिए कि मेरे से खुशबू मैं उस क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। ये भी जो लोग ये परसेप्शन उनके ज़हनों में होता है, थोड़ा ज्यादा परफ्यूम लगा लूं, अच्छा मैं वहां से गुजरूंगा तो अच्छा ये तो जमील एक अच्छा जो परफ्यूम होता है वो तो आपकी उसकी खुशबू इट लास्ट्स लॉन्गर एंड लोगों को भी आती है। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी अपने देखने वालों से। जब आप परफ्यूम जो है स्प्रे करते हैं उसका, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 20 सेकेंड्स में दे ट्रैवल टुवर्ड्स योर ब्रेन, और 20 सेकेंड में वो आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं। 2 मिनट में वो आपके जो बॉडी है उसके ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं और फिर उसका जो इफेक्ट है वो ब्रेन आपको देता रहता है। उसके अलावा 20 मिनट में आपकी जो पूरी बॉडी है, जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन है, आपके एक एक सेल में आपका परफ्यूम ट्रैवल करता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और परफ्यूम जी लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम इतनी निटी-ग्रिटीज़ में अभी नहीं जाएंगे। हम क्यों ना एक डिटेल रिपोर्ट इस पे दिखाएंगे, क्योंकि आपके लिए आज हम परफ्यूम्स पर जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये दिखाते हैं कि परफ्यूम्स की इकसाम क्या है, और जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि ट्रेंड्स क्या हैं एग्जैक्टली। परफ्यूम्स में भी ट्रेंड्स होते हैं, बिल्कुल परफ्यूम्स में भी पूरी साइंस है। ये परफ्यूम इज पूरी साइंस, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है और इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल तो देखते हैं एक तफसीली डिटेल पैकेज देखते हैं इस पे। खुशबू का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है, चाहे वो किसी की सालगिरह हो या किसी की शादी। खुशबू के बगैर हर तकरीब अधूरी सी लगती है। जैसे कि आजकल विंटर का सीज़न है, तो विंटर में जो है मोस्टली जो है वो कस्टमर स्ट्रॉन्ग खुशबुएं मांगते हैं, स्पाइसी, और जो लेमनिश वगैरह खुशबुएं वो आजकल विंटर में चलती हैं। समर में बेसिकली जो है वो गर्मियों की जो खुशबुएं हैं वो थोड़ी सी फ्रेश और रिफ्रेशिंग वगैरह उस तरह की चलती हैं। परफ्यूम्स इंसानी जहन पर ऐसे असरात मुरतब करते हैं जो ना सिर्फ ज़हनी और जिस्मानी बल्कि दिली मसरत का भी बायस बन जाते हैं। जो परफ्यूम लवर्स हैं वो प्राइस रेंज को नहीं देखते, वो सिर्फ उनको खुशबुएं जो हैं वो अच्छी चाहिए होती हैं। देखिए जैसे हमारे पास जो है वो काफ़ी रेंज मौजूद है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो आप कह लेंगे 2000 से स्टार्टिंग है, फिर उससे ऑनवर्ड आप जितना मर्जी महंगा लेना चाहें, तो हमारे पास सबकी सेल। आजकल के दौर में परफ्यूम्स, इत्तर और सेंट्स का इस कसरत से इस्तेमाल होना शुरू हो गया है कि ये एक मुकम्मल तौर पर मुनाफा बख्श इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुका है। परफ्यूम इंडस्ट्री तो आप जितना मर्जी इसमें इन्वेस्ट करें, ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इसमें आप जितनी मर्जी खुशबुएं बनाएं, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी किसी भी तरह से अभी आपके फुल स्टॉप लग गया। इसमें तो अभी बहुत बड़ी जो है वो बहुत स्कोप है इसमें। थैंक यू मिनाहिल फॉर सच अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली। तो इसमें भी यही बात हो रही थी कि आपके मूड्स पे क्या असरात है, ट्रेंड्स क्या है। अब सर्दियां आ रही हैं खास तौर पर, तो सर्दियों के परफ्यूम्स के जो इफेक्ट्स हैं वो तो हैं डिफरेंट। अच्छा, क्या अब मुझे ये लगता है कि हीट और कोल्ड जो इफेक्ट्स हैं वो परफ्यूम्स को बहुत चेंज कर देते हैं। वेरी राइट, एब्सोल्युटली राइट। और इसकी अगर साइंटिफिक रीजन मैं बता दूं, अगर आप इजाजत दें तो उसकी क्या रीजन है। अच्छा, जो समर में परफ्यूम्स आप यूज करते हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि परफ्यूम तो सेम है लेकिन विंटर्स में लास्ट करता है ज़्यादा देर और उसमें समर्स में जल्दी ख़त्म हो जाता है या उड़ ही जाता है। उसकी रीज़न ये है कि इवेपोरेट हो जाते हैं उसके मॉलिक्यूल्स। विंटर्स में अगर हम कोई परफ्यूम लगाते हैं, इफ यू वेयर अ परफ्यूम, तो इट स्टेज लॉन्गर। द रीज़न इज़ कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी देर तक रहते हैं। इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो होता है। अच्छा, स्वेटिंग से भी है कुछ इसका लेना देना? एग्जैक्टली, स्वेटिंग इज इवेपोरेशन आपकी बॉडी से। मतलब पहले स्वेटिंग होगी फिर इवेपोरेशन का अमल होगा, क्योंकि सर्दियों में आप स्वेटिंग होती नहीं है। अच्छा, इसके लिए ये सजेस्ट किया जाता है जमील कि आप लेयर्स में यूज करें, आप बॉडी मिस्ट यूज करें, बॉडी ऑयल्स आते हैं, बहुत सारी और भी इसमें ऊद्स आते हैं। और ऊद के बारे में यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों के जो है वो ऊद्स बहुत फेवरेट होते हैं। वैसे तो स्पेसिफाई अगर किया जाए, सारे ऊद्स क्या मतलब डिफरेंट
टाइप्स अच्छा। वुडी होता है, मस्क होता है, टबैको होता है, सिनेमन होता है और ऊद के नोट्स होते हैं। हेड नोट होता है, उसका टॉप नोट कहलाता है, उसका मिडिल नोट होता है, उसका हार्ट नोट कहलाता है, उसका लोअर नोट होता है, वो उसका लास्ट नोट कहलाता है। ठीक है nice. और ये जो नोट्स हैं ये आपको जिस तरह रेसिपी होती है, इंटेंसिटी है नहीं उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स कह लें। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ऊद खरीदा है, उसमें वुड भी है, मस्क भी है, टबैको भी है, तो वो आपको बताएंगे कि जब पहले परफ्यूम लगाएंगे तो आपको इसका जो हेड नोट है उसकी खुशबू आएगी। थोड़ी देर के बाद इसकी जो है मिडिल नोट की जब खुशबू खत्म होगी तो उसके टॉप नोट की खुशबू आएगी। सो बेसिकली दीज आर द नोट्स ऑफ परफ्यूम्स। 3 नोट्स होते हैं उनके। इस साइंस पे हम किसी और दिन बात करेंगे। बहुत ट्रेंड्स पे बात आज कर ली हमने इसलिए क्योंकि लेकिन विंटर्स आ रही है के पास जितनी इंफॉर्मेशन है माशाल्लाह, क्योंकि परफ्यूम्स तो हम सभी लगाते हैं। तो व्हाट्स योर फेवरेट परफ्यूम? नाम लेना है या ऑफ कोर्स आपने बताना है। अच्छा नाम लेना है। मैं कहने लगा था सिट्रिक या वुडी या अच्छा चले इस तरह से बता दे, कैटेगरीज में बता दे। व्हाट डू यू रियली लाइक? अगर नाम ले सकते तो वर्साचे इज माय फेवरेट। ब्लू डी शैनेल मेरा फेवरेट है। नाइस। तो मेरी कार में पड़ा हुआ ना, उसको तो मैंने तो कार में रखा हुआ है। ओके जी। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, चूंकि हम अब बात करेंगे स्ट्रीट फुटबॉल वर्ल्ड कप की। तो स्ट्रीट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ने शानदार आगाज किया है। पहले मैच में कौमी टीम ने सूडान को 3-0 से शिकस्त दी, जबकि दूसरा मैच जो ब्रंडी के साथ था वो 0-0 से बराबर रहा और अपने ग्रुप में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। अच्छा पाकिस्तान की नुमाइंदगी वैसे तो जो सॉकर गेम्स हैं सारी उसमें नहीं है, वर्ल्ड कप में भी नहीं है और क्लब लेवल पर भी नहीं है, लेकिन जो स्ट्रीट चाइल्ड है उसमें हमारी नुमाइंदगी जो है वो इस बार हो रही है स्ट्रीट फुटबॉल में। बिल्कुल स्ट्रीट फुटबॉल में। तो हमारे साथ रेहान ताहिर साहब जो कि मैनेजर स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। रेहान साहब गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जी बहुत शुक्रिया टू यू एज वेल। और यहाँ 7 बजे और आप इस वक्त 9 बजे वहां पर हमें गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। अच्छा लग रहा है आपको देख के। थैंक यू। तो पहले तो ये बताएं कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस कैसी रही, कौन कौन टीम का हिस्सा है, उनकी प्रैक्टिसेस कैसी थी, जो ये इस वक्त कंपटीशन चल रहा है इसमें हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी आपका स्नो टीवी का कि आपने मौका दिया पाकिस्तान की फुटबॉल टीम के हवाले से बात करने का। देखिए पाकिस्तान की टीम इस वक्त पाकिस्तान के 3 सूबों पर जो मुश्तमिल नौजवान है उनको मुश्तमिल है। इसमें कराची के भी है, इसमें 2 बच्चे DI खान के हैं, फैसलाबाद से, अटक से, यानी कि पूरे पाकिस्तान का एक मिक्स कल्चर जो है अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर पाया जाता है। हमारे कोच हैं रशीद साहब जो कि पाकिस्तान की कौमी टीम के भी कप्तान रहे, कौमी टीम के कोच भी रहे। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की है, क्योंकि ये टीम हम फौरन इसके ऊपर जो है इसकी मैनेजमेंट नहीं करते, बल्कि 1 साल का बड़ा तवील प्रोसेस है जिससे इसकी स्क्रूटनी की गई और उनको अपने पास रखा गया। ये मैदान का एक प्रोजेक्ट है हमारा जिसमें हम स्ट्रीट चाइल्ड बॉयज के ऊपर काम करते हैं और उनको मुकामी सतह से आलमी सतह पर लेकर आते हैं। कल का जिस तरह मैच हुआ सूडान के साथ, आपने देखा होगा कि हमारे एक नौजवान तुफैल शिनवारी जिसका बड़ी धूम मच गई है कल से पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, उसने 3 जो है वो गोल किए और अपने इलाके खैबर एजेंसी जहां पर ना खेल के मैदान है, जहां पर ना कोई सहूलियात मुयसर है, वहां बच्चे ने ये बात बताई कि अगर अज़म हो, हौसला हो तो यकीनन ये बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा मैच ये स्टेज 1 के मुकाबला जात थे, दूसरा मैच हमारा ब्रूंडी के साथ था। तो अफ्रीका के अंदर फुटबॉल को एक बहुत बड़ी अहमियत हासिल है और वहां पर गली में जिस तरह लोग फुटबॉल खेलते हैं, क्रेज है कि फुटबॉल उनकी सोशल डेवलपमेंट के साथ उनकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की तरफ भी उनको लेकर जाता है। तो वहां की जो टीम थी बहुत सख्त टीम थी, लेकिन पाकिस्तान के स्ट्राइकर्स ने बहुत अच्छे अंदाज में उनको रोके रखा और वो मैच जो है ड्रॉ हो गया बगैर किसी गोल के। और 2 मैचेस हो चुके हैं, आज 2 मुकाबला जाते हैं। पहला मुकाबला जो है मेजबान टीम कतर के साथ है और दूसरा मुकाबला इंशाल्लाह बोस्निया के साथ पाकिस्तान की टीम का होगा। जी अच्छा बताइएगा कि क्या आप लोग हुकूमती सरपरस्ती में गए हैं या फिर आप लोग अपनी मदद आपके तहत ही गए हैं? पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूँ कि उन सब की इस वक्त जो नजरें हम पर हैं वो इसीलिए देख रही हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। टीम मैदान
टीम मैदान जो है ये मुस्लिम हैंड्स का एक प्रोजेक्ट है। हम पूरे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट पे 2014 से ये काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी तीसरे आलमी वर्ल्ड कप में हुई। आपको याद होगा रशिया के वर्ल्ड कप में भी हम गए, उससे पहले नॉर्वे के वर्ल्ड कप में भी गए, ब्राजील कप में भी हमने शिरकत हासिल की। तो हम कोशिश करते हैं, लियारी के बच्चों की टीम आपको याद होगी जिनको पहली दफा हमने स्पॉन्सर किया और उन बच्चों को आलमी स्तर गवर्नमेंट के सारे काम आपको पता गवर्नमेंट के करने के नहीं होते, कुछ हमारे भी हैं, कुछ तंजीमात के भी हैं, लेकिन ममनून हुसैन साहब आज इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने हमारी पिछली टीम को अपने ऐवान सदर से रुखसत किया और इस दफा भी प्रेसिडेंट हाउस में जनाब सदर आरिफ अलवी साहब ने इस टीम की स्टैंडिंग ऑफ सेरेमनी की और शीदा फातिमा ख्वाजा का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हौसला बढ़ाया। देखिए इस वक्त मुल्क सैलाब की जद में है, इस वक्त मुल्क में और इकोनॉमिकल मसाइल चल रहे हैं, लेकिन हम सबको, हम फलाही तंजीमों को, हम जैसे जितने भी काम करने वाले सोशल वर्कर्स इनको आगे आना होगा और छोटे छोटे इस तरह की चीजों को लेके अपने मुल्क के नौजवानों को आलमी स्तर पर लाने के लिए कोशिश करनी। टैलेंट की कमी नहीं है। रेहान आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आपने लियारी के बच्चों की बात की, माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड, और उस पर मीडिया ने भी बहुत मीडिया में बहुत उनको पजीराई मिली और उसके बाद हमने देखा कि वो बच्चे खेले भी, जीते भी। लेकिन जो हमारी फुटबॉल फेडरेशन है, आप देखें कि वहाँ पर तो लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं हो रही। कभी कोई आकर कब्जा कर रहा है और कभी कोई कब्जा छुड़वा रहा है। फिर इंटरनेशनल जो इसकी जो इंटरनेशनल सुबकी है वो अलग है, क्योंकि हम मुअत्तल कर दिया जाता है हमारा लाइसेंस और फिर उसके बाद हम ऐड होते हैं। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लाइक हमें खुद करना है? आई मीन हुकूमती सतह पर आपको कोई इसमें लगता है कि कोई मदद नहीं चाहिए हुकूमती सतह पर? देखिए आपकी बात बजा है, हुकूमतों को ही चाहिए कि वो उन तमाम चीजों की सरफराजी करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हुकूमतें अपना काम या अपनी उस चीज को नहीं निभा पाते तो किसी को तो करना है। अच्छा, इसमें दो चीजों के फर्क को आपको जरूर मद्देनजर रखना है। एक वो है कि जो हमारे अमूमी बच्चे हैं, जो आपके बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो अमूमी बच्चे हैं, लेकिन एक वो बच्चे हैं जो डिप्राइव कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये प्रोजेक्ट बेसिकली हमारा मैदान ये स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट के तहत है कि वो बच्चे जिनके अंदर ऐसी छुपी हुई सलाहियतें मौजूद हैं, जिनको अपने डेवलप करना है, उनको गली कुचों से उठाना है, जो तालीम हासिल। इसमें एक बच्चा जो है आपको बताऊं, वो बच्चा पाकिस्तान के अंदर जो है वो वेल्डिंग का काम करता है, एक बच्चा जो है वो भट्टे पे काम करता है। हमारी पिछली टीम्स के अंदर वो भी लेबर्स के, जो चाइल्ड लेबर के अंदर इन्वॉल्व थे, उन बच्चों को हमने उठाया, उन बच्चों को उठाकर 1 साल उनकी ट्रेनिंग की और उनके घरों को माहाना वजीफा दिया ताकि उनके वालिदैन कम से कम इस सोच के साथ इस पीसफुल। वेरी नाइस, बिल्कुल वेरी नाइस, माशाल्लाह सोच है, ये काबिश है। 30 लाख बच्चों की नुमाइंदगी कर रहे हैं ये बच्चे जो इस वक्त पाकिस्तान के स्ट्रीट चिल्ड्रन है। आज 2.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान का स्कूलों से बाहर है। हम किस तरफ देखें? हम मतलब कि दाएं बाएं कहाँ की बात करें? हमें इस वक्त बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और आपको मैं एक बात बताऊं, दोहा कतर में हम जहां जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एक प्रोजेक्ट है, ये पूरा एक प्लान है जिसको स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड कतर फाउंडेशन ये मिलकर इसको जो है इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं और मुस्लिम हैंड्स भी इसके साथ है कि जहां जा रहे लोग हमें की टीम की तरह डील कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं फुटबॉल की टीम खेल रही है पाकिस्तान की, तो ये हमारे लिए बड़ा फख्र है। उनको नहीं मालूम कि हमारी तो कौमी टीम ही नहीं है पाकिस्तान की, अनफॉर्चुनेटली। तो इन बच्चों को भी वो वैल्यू दे रहे हैं कि शायद इनके मुल्क में फुटबॉल बहुत बड़ा। माशाल्लाह, वेरी नाइस। आप रेहान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम दुआगो हैं कि आपको इसमें मजीद तरक्की भी हो और हमारे ये बच्चे जो हमारा टैलेंट है ये पूरी दुनिया में उभर के सामने आए। आपने स्पॉन्सरशिप की बात की, आपके मेन स्पॉन्सर्स में कौन है और क्या आपको आने वाले सालों में भी स्पॉन्सर्स की जरूरत रहेगी? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं इस बात के ऊपर में आपने सवाल कर लिया और ये सुनो टीवी का मैं समझता हूँ बड़ा ही एक दिलेराना क्वेश्चन है मेरे लिए। देखिए, मुस्लिम हैंड्स बेसिकली बरतानिया की एक तंजीम है हमारी, जो कि पाकिस्तान की लोग हैं और पूरे 52 मुल्कों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुस्लिम हैंड्स ने मैदान प्रोजेक्ट लॉन्च किया स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट के तहत और उसके तहत हमने ये 2014 से आलमी मुकाबला जात में शिरकत की। जहां आलमी वर्ल्ड कप होगा उससे पहले बच्चों का वर्ल्ड कप होगा और हर दफा एक नई टीम के साथ इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे और हिस्सा लेते रहेंगे। पिछले साल हम रनर अप रहे, उससे पहले हमारी तीसरी पोजीशन थी। इस साल इंशाल्लाह जिंदगी रही, अल्लाह ताला ने अगर हमें कामयाबी से नवाजा तो ये वर्ल्ड कप इंशाल्लाह पाकिस्तान के नाम होगा। मैदान को इस वक्त हमारे पाकिस्तान में किंगडम वैली ने स्पॉन्सर किया है। हमारे और बहुत सारे ऐसे मुकाबात जो हमारे साथ स्पॉन्सर के तौर पर शामिल है। लेकिन स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड जो कि पूरी दुनिया में स्ट्रीट बॉयज के लिए काम कर रहा है, स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए काम कर रहा है, इसमें बच्चियों की टीम्स भी शामिल है। वो तमाम लोग जो पूरी
दुनिया के अंदर पसमानदा है, जो गली कूचों में और कैंप्स में रह रहे हैं, महाजिर कैंपों की फलस्तीन की टीम इस वक्त शामिल है, इसमें जो एक टीम सीरिया के कैंप से आई हुई है, तो ये तमाम लोग जो है हमारे साथ शाना बशाना है। और एक फुटबॉल जो है, मैं आपको पहले अर्ज कर रहा था, ये एक वाहिद सस्ती गेम है जो कि 12 बच्चों को एंगेज कर लेती है। अगर 2 टीमें 11 साइड है तो एक फुटबॉल आपके 22 नौजवानों को एंगेज कर रहा है, जो कि माशरे के अंदर उनकी फ्रस्ट्रेशन को, उनकी एंजाइटी को दूर करेगा और एक पूरा तरफ उनको लेकर जाएगा और टैलेंट भी फिर बाहर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। रेहान साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज, फुटबॉल, क्रिकेट का फिर भी रुझान है, स्कूल लेवल्स पे ही खत्म हो गई हैं बच्चों के लिए, कितना जरूरी है कि स्कूल लेवल पर ही बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज में एंगेज किया जाए, इस तरह की स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व किया जाए? अपने उस दिन सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब से जब मुलाकात की तो उनसे ये रिक्वेस्ट की कि देखें, स्कूलों की सतह पर अगर हम मुकाबले नहीं करवाएंगे, अगर हम मुकाबली सतह पर लोगों को एंगेज नहीं करेंगे, तो ये टैलेंट कभी भी उभर के सामने नहीं आएगा। हम शायद टैलेंट्स को निखार के सामने ले आए, अभी हमें बाकी बच्चों की तरफ भी सोचना है। आपको पता है इस वक्त KBK के अंदर सबसे मारूफ जो खेल है वो फुटबॉल है। कराची, लियारी, सिंध के अंदर सबसे मारूफ जो खेल है फुटबॉल है। गिलगित में है, बिल्कुल ये सस्ता है। क्रिकेट के अंदर हमें एक बहुत बड़ा बूम मिला, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी आ गए, पाकिस्तान के लोगों ने बढ़ चढ़कर उसके अंदर खेल को जो है ना वो उसको तफरीह का बाइस भी समझा, लोगों ने उसको एंगेज कर दिया। लेकिन फुटबॉल एक ऐसी चीज है कि जो इस वक्त यूनाइटेड नेशन की जो भी प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट में उन्होंने फुटबॉल फॉर डेवलपमेंट एज आइकन लिया है कि दुनिया में अगर आप तब्दीली लाना चाहते हैं तो फुटबॉल जिस तरह एक आइकन की हैसियत उन्होंने इसको दी है कि आपकी फ्रस्ट्रेशन को दूर करता है, आपकी एंजाइटी को दूर करता है, आपके इस पूरी दुनिया में दहशतगर्दी और जो इस वक्त जो गैर अमन एक फिजा है उसको अगर आप खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं रेहान साहब। पाकिस्तान लाइक एशिया में तो सिर्फ हमारा क्रिकेट की तरफ ही रुझान है, लेकिन बाकी पूरी दुनिया जो है वो सॉकर लवर है। जिससे भी आप बात करें या आपकी दोस्ती हो रही हो या चिट चैट हो रही हो तो वो यही पूछते हैं, अच्छा आपका फेवरेट कौन है, आपका क्लब कौन सा फेवरेट है, आपका प्लेयर कौन सा फेवरेट है। तो अभी तक आपने बताया कि 2014 में आपका ये सफर शुरू हुआ, तो इस सारे सफर में मुश्किलात क्या रही आपको, और खास तौर पर जो अचीवमेंट्स हैं जो अब पूरी सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है, माशाल्लाह हर बंदा पाकिस्तानी टीम के लिए दुआ गो भी है, तो क्या इन बच्चों में से कोई ऐसा टैलेंट भी आप देख रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे खेले, क्लब्स का हिस्सा बने? यानी कोई रोनाल्डो और मेसी भी निकलेगा? एक बात मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि अगर आप मुझसे ये सवाल करें कि 2018 की जो टीम है जो कि पाकिस्तान के लिए जिन्होंने नुमाइंदगी की रशिया में, रूस में, मॉस्को में, तो वो टीम अब कहाँ है? तो मैं आपको बड़े फख्र से ये बताऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैदान का जो हमारा ये प्रोजेक्ट है मुस्लिम हैंड्स की जानिब से, वो तमाम बच्चे वेल इंगेज है। जो कैप्टन है इस वक्त वो अनकरा में तालीम हासिल कर रहा है और मुकामी क्लब के साथ इंगेज है अनकरा में। जो 2 बच्चे हैं उसमें कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत इटली में क्लब के साथ इंगेज हुए, 2 बच्चे पाकिस्तान सिविल एविएशन के साथ इंगेज है और 4 बच्चे नेशनल टीम की स्क्वाड का हिस्सा है, क्योंकि अगले साल एशिया कप आ रहा है, उसमें इंशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो ये छोटी सी एक काविश है, लेकिन इस काविश को बढ़ाने के लिए हमें साहिब सरबत लोगों की जरूरत है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि पार्टनरशिप के तहत चलती हैं, जिसमें गवर्नमेंट की सरपरस्ती के साथ साथ जो मुकामी CSR है हमें इसको एंगेज करना है, वो आगे बढ़े, हमसे राब्ता करें, ताकि पाकिस्तान में इस मैदान के जरिए हम लोगों को एंगेज करें और पाकिस्तान के जो बाकी मानदा बच्चे हैं उनके लिए हम मिलकर कुछ करें, ताकि एक अच्छा पाकिस्तान, एक अच्छी तस्वीर दुनिया के सामने पेश की जा सके। दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और थैंक यू सो मच रेहान ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने दोहा से हमें ज्वाइन किया और इस टीम से आपने एक तो उनकी जो कामयाबियां हैं उस मुतालिक भी हमारे साथ डिटेल शेयर की, ख़ास तौर पे जिस तरह रेहान साहब बता रहे थे कि किन मुश्किलात का सामना रहा जब हमने ये काम शुरू किया, लेकिन जूं बच्चे ऐड होते गए और टैलेंट उभर कर सामने आया और जब मुख्तलिफ ममालिक में जाकर खेला और फिर लोगों की तरफ से जो पजीराई मिली, तो हमारे मुआशरे के वो मुखय्यर हजरात, वो अच्छे लोग इसके साथ जुड़ गए और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया इनको। तो हम उम्मीद करते हैं कि मजीद भी लोग इसको सपोर्ट करें और स्कूल लेवल पे इस चीज को स्टार्ट करना चाहिए, इस तरह की स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, क्योंकि अगर हम क्रिकेट करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम क्रिकेट की बात करें PCB की, तो मेरा ख्याल है हम बात ना ही करें तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेंगे जी, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। एक बार फिर खुशामदीद। अब होंगी कुछ खबरें। सबसे पहले बात करेंगे डॉलर और रुपए की जो जंग रोज जारी है। आज उस लड़ाई में कौन तगड़ा है ये आपको हम बताते हैं जनाब कि इंटरबैंक में रुपया मजबूत, डॉलर मजीद सस्ता होकर 216 रुपए 80 पैसे का हो गया है। और अभी लेटेस्ट भी हम आपको इसके बताएंगे कि रेट क्या चल रहा है इंटरबैंक में भी ओपन मार्केट में भी। 22 सितंबर से इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है जनाब। और वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने जब भी मीडिया से बात की और उनका ये कहना है कि डॉलर 200 रुपए से नीचे आएगा। और पेट्रोल भी उन्होंने कल रात मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोल भी पौने 200 तक आएगा नीचे। तो ये अच्छी खबरें हैं जो कि महंगाई में कमी भी लाएंगी और वो हमारा पिसा हुआ तबका जो महंगाई से बहुत परेशान है उनके लिए ये हवा का झोंका है ये खबर जनाब। गुज़श्ता रोज़ भी इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी के बाद कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 1 रुपये 17 पैसे कम हुई और 216 रुपये 80 पैसे पर आई। तो इट्स अ गुड न्यूज़। इस पे हम डिटेल रिपोर्ट देखते हैं फिर वापस आते हैं। जी, डॉलर जो है वो सस्ता हो चुका है, गुड न्यूज़ थी। बिल्कुल, इस पे हम डिटेल पेट्रोल का भी सस्ता होने के इम्कानात है। फ्यूचर में ये चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं। वी होप फॉर द बेस्ट। और इस तरह की पॉजिटिव न्यूज़ हमारी कोशिश होती है कि आपके साथ जो है वो गाए बगाए हम शेयर करते रहें ताकि पॉजिटिविटी की एक वो जाए। ठीक है, अच्छा जी, रूस यूक्रेन तनाज़े की अब बात करते हैं। रूस यूक्रेन तनाज़े ने जौहरी जंग का खतरा बढ़ा दिया है। दुनिया के कितने ममालिक के पास ये तबाहकुन हथियार हैं और कितनी तादाद में मौजूद हैं, इस मुतालिक आपको तफसीली रिपोर्ट दिखाते हैं। क्योंकि रूस यूक्रेन जो तनाज़ा है जब से वो जारी है पूरी दुनिया में इस वक्त इन्फ्लेशन है, प्राइसेस जो हैं वो बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस भी हैं और प्राइस हाइक भी है। और आपकी जो होम इंडस्ट्री है, लाइक क्या कहते हैं उसको, सॉरी फॉर द एग्जैक्ट वर्ड, स्टेट रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं बहुत अफेक्ट हो रही हैं बुरी तरह। बिल्कुल, यस, और बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है इसका। तो अब कोशिश तो ये की जा रही है पूरी दुनिया की जानिब से, मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से कि इस तनाज़े को रोका जाए। तो आइए एक तफसीली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की जौहरी हथियारों पर रिपोर्ट जारी। दुनिया के 9 ममालिक के पास 12,705 जौहरी वॉरहेड्स मौजूद, 9,400 इस्तेमाल के लिए फौजी जखीरों में रखे गए हैं। जौहरी हथियारों का 90% सिर्फ रूस और अमेरिका के पास हैं। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हेड्स रूस के पास 5,977 हैं, जबकि दूसरे नंबर पर अमेरिका के पास 5,428 हैं। जौहरी हथियारों की दौड़ में तीसरा नंबर चीन का है, जिसके पास 350 वॉरहेड्स मौजूद हैं। यूरोपीय ममालिक में फ्रांस के पास 290, जबकि बर्तानिया 225 न्यूक्लियर हथियार संभाले बैठे हैं। जनूबी एशिया में पाकिस्तान 165 जौहरी हथियार तैयार कर चुका है, जबकि भारत में ये तादाद 160 है। दीगर ममालिक में इसराइल के पास 90 और शिमाली कोरिया के पास 20 वॉरहेड्स तैयार हैं। अच्छा जनाब, मोदी के देश में मुसलमानों की नस्लकुशी के नारे फिर से लगने लगे हैं और बीजेपी के रुकन पार्लिमान प्रवेश सिंह समेत हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने मुसलमानों का सर कलम करने और समाजी बॉयकॉट का हल्फ लेना शुरू कर दिया। कितना अनफॉर्चुनेट है। तफसीली रिपोर्ट देखते हैं जी इस पर। भारत में हुक्मरान जमात बीजेपी के अरकान पार्लिमान आपे से बाहर। नई दिल्ली में मुसलमानों के कत्लेआम और बाईकाट के बयानात सरेआम दिए जाने लगे। मोदी के बहुत करीब समझे जाने वाले बीजेपी के रुकने पार्लिमान परवेज सिंह ने एक जलसे में हिंदुओं से मुसलमानों के मुकम्मल बाईकाट का हल्फ ले लिया। जहाँ जहाँ ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूँ अगर इनका दिमाग ठीक करना है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। यही नहीं, मज़कूरा जलसे में मौजूद विश्व हिंदू परिषद के रहनुमाओं ने लोगों को मुसलमानों के कत्लेआम पर उकसाया। जगत गुरु योगेश्वर ने कहा कि जरूरत पड़े तो उनके हाथ काट डालो, उनके सर काट दो, इन लोगों को चुन चुन कर मारो। ऐसे आतताइयों मलेच्छों के द्वारा ऐसे निर्मम हत्याएं कराई जाए, इनको चुन चुन के मारने का
का कार्य करें। जलसा एक हिंदू शख्स के मुबैना कत्ल के बाद किया गया था। असद अवैसी समेत भारत में मुस्लिम रहनुमाओं ने इंतहा पसंद बयानात की सख्त मजम्मत की है। जी, और अब बात करेंगे थोड़ी अच्छी खबरों की। थोड़ी पॉजिटिविटी भी सुबह सुबह जो है ना वो बहुत ज़रूरी है और अच्छी खबरें देना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छी खबर आपसे शेयर करते हैं जी। रेलवे का 20 अक्टूबर से मजीद 3 ट्रेन बहाल करने का फैसला। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें मिल्लत एक्सप्रेस, अलामा इकबाल एक्सप्रेस और सखर एक्सप्रेस बहाल करने का फैसला जो है वो किया गया है। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले हमने देखा कि कुछ दिन पहले रेलवे डिपार्टमेंट से जो है वो ये मतलब खबर आई वज़ीर रेलवे की जानिब से कि किराए बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद चूँकि जो सैलाबज़दा इलाके हैं वहाँ पर ये सर्विसेज मुअत्तल रही और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर बहाल होना शुरू हो गई हैं। तो अब रेलवे ने जो है वो 20 अक्टूबर से मज़ीद 3 ट्रेनें बहाल करने का फ़ैसला किया है। इससे पहले भी 5 अक्टूबर को कराची और लाहौर के दरमियान 3 ट्रेनें बहाल की गई थी, जबकि पहले से चलने वाली 2 ट्रेनों को भी रोहड़ी से कराची जाने की इजाज़त दी गई थी। बिल्कुल। 1.5 माह कबल सिंध में सैलाब के बायस रेलवे ट्रैक शदीद मुतासिर हुए थे, जिसके बायस रेलवे को ट्रेन ऑपरेशन बंद करना पड़ा था। और हम देख रहे हैं कि बहुत सी वीडियोस भी अब आ रही हैं कि जहाँ जहाँ पानी की सतह कम हो रही है ट्रैक्स को क्लियर किया जा रहा है और आमदोरफ्त का जो ट्रेन के जरिए एक सिलसिला एक बार फिर से बहाल हो रहा है। वैसे आपने कभी ट्रेन का सफर किया है? यस, किया है। मैंने कभी नहीं किया और मेरा बहुत ज्यादा ये दिल करता है कि मैं ट्रेन का सफर करूं। मैंने बहुत शौक से ट्रेन का सफर किया, खास तौर पर जब बिजनेस क्लास इन हुई इसमें। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इट वाज गुड। सफर क्लास क्या प्लेन वाली बिजनेस क्लास थी या बस? नहीं, वो हमारी आप कह लें कि वो प्राइवेट पार्टनरशिप होती है रेलवे के साथ, ठीक है। तो उसमें कुछ कंपनीज हैं जो कि सिर्फ बिजनेस क्लास ही ऑपरेट करती हैं। तो आपने कहां से कहां ट्रैवल किया? लाहौर से कराची? लाहौर से कराची। सफर बहुत लंबा था, ठीक है। और वो इतनी थकावट हो गई थी कि मैंने क्या नींद आ जाती है ट्रेन में? बिकॉज वो कंटिन्यूअस जो है मूवमेंट होती है ना। आप ये सोचें कि आप 20-22 घंटे के लिए ट्रेन में हैं। कैद सी नहीं महसूस होना शुरू हो जाता कि you're like in a jail। लेकिन वो ऐसा है ना कि अच्छा अब आप सो जाएं, अब आप थोड़ी वॉक कर लें, अब आप खाना खा लें। खाना, कमिंग टू फूड वाली चीज, खाना कैसा होता है ट्रेन का? खाना अच्छा होता है। खाना अच्छा होता है। चलो, आई वुड लाइक टू ट्रैवल थ्रू। आई मीन बिल्कुल ये एक्सपीरियंस करना चाहिए जिंदगी में एक बार तो करना चाहिए। हमें बहुत ज़रूरत है कि हमारा जो रेलवे का निज़ाम है उसको थोड़ा अपग्रेड किया जाए। मैं देखता हूँ कि पूरी दुनिया से जो वीडियोस आती हैं, बुलेट ट्रेन बन चुकी है, 600 की स्पीड पकड़ लिया। अब कंपटीशन चल रहा है जी, जापान वर्सेस चाइना, और उनको मॉडिफाई किया जा रहा है दिन ब दिन। और हमारी जो ट्रेन्स हैं, हमारे जो रेलवे स्टेशंस हैं, उनका हाल ही दिन ब दिन बुरा होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर लाहौर से कराची 20 घंटे का सफर है ना, और जापान में किसी एक से दूसरे शहर में सेम फासला है, वो 3 घंटे पे आ गए हैं। उनकी इतनी फास्ट ट्रेन्स हैं जो बुलेट ट्रेन्स हैं। यस, लाइक 20 घंटे का सफर, तो वो हम पाकिस्तान के मुकाबले में 3 घंटे पे आ गए। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यस, हम बस दुआ कर सकते हैं और उम्मीद अच्छी कर सकते हैं कि फ्यूचर में चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ आए और हमारा रेलवे का निजाम बेहतर हो जाए। और दुआओं में ये भी शामिल रखें कि हमें हुक्मरान अच्छे मिल जाए इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब एक और अच्छी खबर आपसे जी शेयर करते हैं। सऊदी अरब ने खवातीन को महरम के बगैर भी उम्रा अदा करने की इजाजत दे दी है। सऊदी अरब के वजीर बराए हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने एक बयान में कहा कि खवातीन के लिए उम्रा अदा करने के लिए महरम की शर्त खत्म कर दी गई और अब खवातीन बगैर महरम के भी उम्रा कर सकेंगी। कोविड के बाद बहुत सी चेंजेस की हैं सऊदी अरब ने, खास तौर पर महरम के बगैर उम्रा करने की इजाज़त। 3 माह तक वो उम्रा ज़ायरीन वहाँ पर 3 माह तक वहाँ रह सकते हैं। उसके बाद आप अगर ग्रुप्स की शक्ल में जाना चाहते हैं तब भी जा सकते हैं। अगर आप अकेले भी जाना चाहते हैं तब भी आप जा सकते हैं। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत अच्छी एक खबर है बीइंग अ वुमेन में, इस चीज़ को बहुत बिल्कुल। अच्छा, इस पे जो है वो जो एज ब्रैकेट है ना, वो ज़रूर अप्लाई की थी बिल्कुल सऊदी अरब ने। लाइक 40+ खवातीन जो हैं वो अकेले भी बगैर महरम के वो उम्रा अदा कर सकती हैं। फिर तो इसकी डिटेल कुछ यूँ है जनाब के वजीर बराए हज उम्रा, अल्लाह पाक हम सबको ये सादत नसीब करे कि हम हज और उम्रा हर साल अदा कर सकें। वजीर बराए हज और उम्रा ने कहा है कि अखराजात में कमी करना चाहते हैं, ताहम इसका दारोमदार बहुत सी दूसरी चीज़ों पर है। मस्जिदुल हराम के तौसी मंसूबे की लागत $200 बिलियन
सऊदी रियाल से बढ़ चुकी है। ये मस्जिद हराम की तौसीह का तारीख में सबसे बड़ा मंसूबा है जिसका काम जारी है। अच्छा, यहीं से मुझे याद आया कि पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन और बड़ा कूलिंग सिस्टम नस्ब हो रहा है मस्जिद हराम में। यस, दुनिया का सबसे बड़ा, माशाल्लाह। तो ये जनाब इसकी डिटेल है। अब हम जो है वो थोड़ी साइंस एंड टेक की बात भी करते हैं। टेक्नोलॉजी में भी तो बहुत चांद पे पहुंची भी है ठीक है, और हम क्या ट्रेंड्स कुछ की बात नहीं हो कर रहे रहा, हैं। बहुत कुछ हो रहा है, मॉडिफिकेशंस हो रही हैं। और एक बहुत जबरदस्त खबर हम आपसे शेयर करेंगे कि दुबई में 2 सीटों वाली उड़ने वाली गाड़ी। यस, उड़ने तो वाली सुनते थे कि प्लेन उड़ता है और प्लेन पे जाते हैं लोग, लेकिन अब आपकी गाड़ी भी उड़ सकती है अगर आप दुबई में हैं जनाब। तो 2 सीटों वाली इलेक्ट्रिक कार को स्काई डाइव में अमूदी टेक ऑफ और लैंडिंग कराई गई है। फ्लाइंग कार की रफ्तार 130 किलोमीटर फी घंटा है और ये मसनूई जहानत कंट्रोल सिस्टम से लेस है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं। कार के हवाले से कंपनी का कहना है कि 2 से 3 सालों में फ्लाइंग कार दुबई में उड़ती नजर भी आएगी। और ये फुटेज जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार जो कि 2 सीटर है एंड दिस लुक्स लाइक अ प्लेन। मुझे तो ये प्लेन ही वैसे लग रहा है, गाड़ी कम और जो है वैसे ना जमील ट्रैफिक का मसला हल हो गया है, लेकिन जो हवा में एक्सीडेंट होंगे वो जी, जो हवाओं में एक्सीडेंट होंगे वो अल्लाह रहम करे अब वो कहते थे ना, सुनते थे हम पहले कि मैं उड़ के आ गया, अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कार में आएंगे, मैं उड़ता हुआ आया अच्छा, आपके यही जो बात है कि बस में आया, मैं उड़ता हुआ आ रहा हूं मैं, वो उसका एक और हल भी तो आ चुका है ना, वो जो सूट है। बिल्कुल, वो भी हमने वीडियो भी पिछले दिनों देखी है जी। ठीक है, तो वो फ्लाइंग सूट जो है, जेट उसका कुछ नाम है। अच्छा, वैसे मुझे वो देख के ना पता नहीं, मुझे डर सा लग रहा था, मुझे वो सेफ नहीं लगा, वो मुझे जेट सूट इतना सिक्योर नहीं लगा, मुझे लगा कि दिस इज नॉट दैट सेफ एंड सिक्योर। अच्छा लगा, पता है, रियली बहुत अच्छा लगा, लाइक वो आप पहने, ठीक है, चूंकि आप अकेले देखिए, कार जो है ना उसका एक्सपेंस ज्यादा होगा, ठीक है, 2 लोग तोड़ने वाले सूट का, जेट सूट का कम होगा, यू मीन उसका खर्चा भी कम होगा, वो इलेक्ट्रिक भी बन सकता है, लाइक आप चार्ज करें और सुबह उठें, आप ऑफिस से अगर लेट हो गए तो बटन दबाएं और सीधा छत पे लैंड करें ऑफिस की, ये कितना आसान हो जाएगा। हमारे पास ये कितनी सदियों में टेक्नोलॉजी आएगी, ये सारी इंप्रूवमेंट्स आएंगे, क्या लगता है? मुझे लगता है अभी ये वक्त नहीं है कि हमारे पास ये जेट सूट्स आ जाए, इस तरह की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा दी जाए। ऐसी खबरें ही दे सकते हैं, बस खबरें दे सकते हैं और हम अच्छी उम्मीद, खुश हो सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन हम अच्छी उम्मीद जरूर लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर दुनिया कायम है जनाब। तो दुबई से ही एक और खबर शामिल करते हैं कि दुबई का मिरेकल गार्डन एक बार फिर से खोल दिया गया है टूरिस्ट के लिए। 10 अक्टूबर को इसको खोला गया। बहुत खूबसूरत ये मिरेकल गार्डन है, मैंने पर्सनली इसको विजिट किया। वैसे जमील आप भी सोचते होंगे और व्यूअर्स भी कि ज्यादातर चीजों की जब बात होती है तो मैं अपने से रिलेट बहुत करती हूँ कि मैं भी यहाँ गई थी, मैं एक्चुअली यहाँ पर गई हूँ। बहुत खूबसूरत इस गार्डन को बनाया गया है, मुख्तलिफ फूलों से बनाया गया है, रंगों का बहुत ख्याल रखा गया है। क्यों कहते हैं इसको? आप तो गई हैं। I don't know, इसमें मुझे लॉजिक नहीं, बिकॉज दिस इज लाइक मिराक्युलस, बहुत ही एक जो है ना वो एक सहरा के अंदर है और उसके अंदर इतना खूबसूरत जो है वो होना, वो तो पूरा दुबई फिर मिरेकल हुआ, आर्टिफिशियल है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो फूल है ये आर्टिफिशियल नहीं है। ओके जी, 11वां सीजन है, ये फूल है जो जिसका असली भी हैं और आर्टिफिशियल भी हैं। असली फूल है, असली भी हैं और बिल्कुल। अच्छा जी, इस गार्डन को जादुई बनाने के लिए रंग बिरंगे 150 मिलियन फूल हर साल खिलते हैं और ये गार्डन 72,000 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है। कितनी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि इस गार्डन में मजीद नई तख्लीकात की गई हैं जो आने वालों की तवज्जो का मरकज बनेगी। और इंतजामिया की जानिब से टिकट का ऐलान करते हुए बताया गया है कि बड़ों और बुजुर्ग अफराद के लिए 75 दिरहम्स का टिकट है, जबकि 3 से 12 साल की उम्र के बच्चों का और 3 से कम उम्र बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं होगा। तो जनाब, खूबसूरती अगर आपने एंजॉय करनी हो, कभी आपका दुबई में चक्कर लगे तो मिरेकल गार्डन जाना ना भूलिएगा। कितने खूबसूरत उसके व्यूज, कलर कॉम्बिनेशंस का इतना ख्याल रखा गया और इसमें एक बहुत खूबसूरत प्लेन है जिसके ऊपर फूल ही फूल आपको नजर आते हैं और बहुत जबरदस्त एक टूरिस्ट, बहुत सारे जो हैं टूरिस्ट यहाँ पर जाते भी हैं। मैं भी जब गई तो मुझे भी यहाँ जाने का बहुत शौक था, लेकिन कोविड की वजह से इसको बंद कर दिया गया और दोबारा से इसको रीओपन किया गया है। कोविड के बाद जनाब पूरी दुनिया एक बार फिर दोबारा से जो खिलना शुरू हो गई है, ये बहुत अच्छे साइंस हैं। और हमें एक चीज का एहसास हुआ है जमील कि हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए चीजों को।
अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को हमें एडमायर करना चाहिए, खूबसूरती को, कुदरत को। बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है और इन चीज़ों का बहुत एहसास हुआ और इन चीज़ों की बहुत कदर आई है हमें कोविड के दिनों में। और आपकी इसी बात से मुझे एक और बात याद आई कि ड्यूरिंग कोविड जो नेचर की आपने बात की है, शुरू में ऐसा हुआ कि लोग घरों में बंद हो गए, तो जो अमवात की तादाद थी वो स्ट्रीट से ज्यादा घरों में थी। फिर एक बार फिर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा कि भाई बाहर निकलें, बिल्कुल मास्क पहने और ज्यादा से ज्यादा आप नेचर के करीब जाएं, लाइक दरख्तों के पास, घास के पास, वही ना, फूलों दोबारा के पास, से हम ऑर्गेनिक walk करें। लाइफस्टाइल की तरफ आना शुरू हो गए और ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल को प्रमोट करना हम लोग शुरू हो गए और ये बहुत जरूरी था और इससे बहुत पॉजिटिव फिर चेंजेस भी देखने में मिली। बिल्कुल। तो नेचर से जितना आप करीब जुड़े रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे, उतना ही आप सेहतमंद भी रहेंगे। बिल्कुल। जल्दी से ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। Happy birthday to you, happy birthday dear Aisha, happy birthday खूबसूरत। समझ तो गए होंगे आप सब लोग हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जी बुलबुले की एक स्टार आयशा उमर की, जिनकी आज बर्थडे है जी। हैप्पी बर्थडे के नाम से मशहूर होने वाली अदाकारा, बिल्कुल, और ये इनकी पहचान बनी जो बुलबुले ड्रामा आपने जिक्र किया, तो आज उनका बर्थडे है जनाब। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आयशा। और 12 अक्टूबर को ये 1981 में लाहौर में पैदा हुई, लाहौर ग्रामर स्कूल से, उसके बाद नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से इन्होंने तालीम हासिल की और 2012 में इन्होंने अपना पहला एल्बम रिलीज किया जिसमें कुछ बहुत ज़बरदस्त नगमे थे, चलते चलते, खामोशी, और इसी एल्बम की वजह से इनको अवार्ड से भी नवाजा गया, लक्स स्टाइल अवार्ड से। और इन्होंने अपनी फिल्मी ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो 2015 में किया, फिल्म लाहौर से, बिल्कुल, कराची से लाहौर तक। उसके बाद मॉडलिंग भी, सिंगिंग भी, और माशाल्लाह जो भी करती हैं छा जाती हैं। और अब तो इन्होंने अपनी ब्यूटी रेंज भी निकाली है, ब्यूटी इनकी प्रोडक्ट्स हैं जिसको ये आए दिन इंडोर्स भी करती रहती हैं। और तो हमारी इंडस्ट्री का चमकता धमकता सितारा है जनाब। खूबसूरत है, वाकई बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत चमकता धमकता सितारा है आप, और हंसती मुस्कुराते रहिए और हम इस तरह आपको टीवी पर एंजॉय करते रहें, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाएं, और बहुत अच्छा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी और हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए भी। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। तो अब एक मुश्किल सवाल पूछने लगे हैं जमील मुझसे, मुझे ऐसे, क्या आप जानते हैं पे जा रहे हैं अब हम जा रहे हैं, बिल्कुल। क्या आप जानते हैं व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं, और हिना क्या आप जानती हैं, क्या वो कौन सा जानवर है जो सुन तो सकता है लेकिन कान नहीं होते? मुर्गी। अच्छा, एक से ज्यादा जानवर है। ऐसे मैंने मुर्गी के भी कभी कान नहीं देखे। अच्छा, I may sound very dumb, but कान नहीं देखे आपने? एक मिनट दिखाएं जी, मुर्गी के कान होते हैं। अच्छा, मेरा फोन किधर है? मुर्गी के कान होते हैं। लेट मी गेस, मुझे थोड़ा गेस करने दें। एक से ज्यादा जानवर हैं तो गेस की रेंज को बढ़ाऊं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई हिंट देना कि वो जानवर क्या करते हैं। ओके। बकरी के भी कान होते हैं, गाय के भी होते हैं, तो कौन सा ऐसा जानवर है जिसके कान नहीं होते? वैसे मुर्गी के कान मैंने नहीं देखे कभी। वो पहला क्लू, पहला आपको मैं हिंट दे रहा हूँ जी, रेंगने वाले जानवर। ओके, 4 पांव वाले जानवर नहीं है, लाइक आई मीन रेंगने वाले। चींटी के कान नहीं होते शायद। इतने गौर से चींटी को कौन इसीलिए मैंने आपको फंसाने की कोशिश की, चींटी को किसी ने कभी इतने गौर से नहीं देखा होता। चींटी के कान नहीं होते जी, क्या ये दुरुस्त है? चींटी के भी कान होते हैं, वो जो एंटीना होते हैं। ओके, क्या वो कान होते हैं उसके एंटीनास जो होते हैं? बेसिकली तो वो सेंसर्स होते हैं। आज तो वैसे हिना के कान भी नजर नहीं आ रहे, लेकिन हम चुके लेकिन हम जो है वो रेंगने वाले जानवरों की बात कर रहे हैं। बताओ। अच्छा, मुझे लगता है मैंने कभी वैसे This could be अच्छा, देखिए कान नजर ना आना एक अलग बात है, जैसे आपके नहीं आ रहे, लेकिन इनके कान मतलब होते ही नहीं है लेकिन सुन सकते हैं। अच्छा, कान होते ही नहीं है? यस, होते ही नहीं है। कॉकरोच। अच्छा, और अच्छा, ये क्या दुरुस्त है? मुर्गी के भी मुझे लगता है कान नहीं होते। अच्छा, पता नहीं क्यों, आई हैव अ फीलिंग। मैंने मुर्गी के कभी कान नहीं देखे। आपने कछुए के कभी कान देखे? मैंने कछुए को कभी इतने गौर से नहीं देखा, आई डोंट नो। कछुए को कभी गौर से नहीं देखा, ओके जी। केकड़ा कभी गौर से देखा हो आपने? यस। केकड़े के भी कान नहीं होते। तो खाया भी होगा आपने? खाया नहीं है।
Okay. केकड़ा नहीं खाया शुक्र है। I like seafood लेकिन क्रैब नहीं सी फूड खाया। में बहुत से लोगों का फेवरेट। अच्छा, तो उसे कभी लॉबस्टर के कान होते? लॉबस्टर के भी शायद कान नहीं होते। लॉबस्टर और केकड़े में क्या फर्क होता है ना? क्रैब थोड़ा छोटा होता है, लॉबस्टर का साइज डिफरेंट होता है, तो दोनों ही। क्रैब और लॉबस्टर में क्या फर्क है? जमीला हर चीज में से क्या फर्क आप मत क्रैब पूछा खा करें, सक- आप अपना गूगल खोलें और उसमें सर्च करें, बट आई थिंक उसका वो डिफरेंट बिल्कुल जो है Okay. देखने में ही फर्क होता Back to the है। question. लॉबस्टर इज डिफरेंट, बैक टू द कान, डिफरेंट जी। बैक टू द क्वेश्चन, बताएं। अच्छा, केकड़े के कभी आपने कान देखे हो? आपने केकड़ा भी नहीं देखा होगा। मैंने सांप कभी देखा हो केकड़ा आपने? मैंने देखा है, लेकिन सांप के तो कान नहीं होते। सांप के कान नहीं होते। सांप तो कभी गौर से देखा होगा ना आपने? सांप तो बहुत दफा मैंने देखा पिक्चर्स में, है। रियल तो नहीं देखा होगा? रियल भी देखा है? रियल लाइफ में भी मैंने देखा है। सीरियसली? Yes. लाइक डर नहीं है लगा? नहीं नहीं, वो मैंने एक म्यूजियम में देखा था और उसको प्रिजर्व किया गया था जिसमें सांप के कान नहीं थे, तो आई थिंक सांप इज द राइट आंसर। मुर्गी के भी कान नहीं होते। प्लीज आई नीड आंसर, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि आप नाज़रीन, लोगों ने कभी सांप, कछुआ और केकड़ा, मुर्गी पे हम अभी ब्रेक में बात करते हैं। तो ये तीन जानवर ऐसे हैं जो सुन तो सकते हैं लेकिन उनके कान नहीं होते। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सबकी हर बात। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान, सबकी हर बात। आपकी सेहत का हमें बहुत ख्याल है जनाब, तो अभी हम बात करेंगे आपकी सेहत की। और आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जा रहा है और जोड़ों का दर्द क्या है, इस पे हम आज तफसील से बात करेंगे। जोड़ों का दर्द क्यों होता है, कैसे होता है, एज फैक्टर क्या है, इसके इलाज क्या है, बिल्कुल। और इस पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है जी डॉक्टर हारून ने और हकीम अनवर साहब ने। सबसे पहले डॉक्टर हारून, मैं आपकी तरफ आऊंगी, बताइएगा कि जोड़ों का दर्द क्यों होता है, आर्थराइटिस एक्चुअली है क्या, इसकी कितनी अक़साम है? जी, अस्सलाम वालेकुम। First of all, thank you very much for discussing this important topic. Unfortunately, very much ignored topic. अगर तो पहली बात ये कि आर्थराइटिस को अगर देखें कि आर्थराइटिस पहली बात है क्या, और जोड़ों का दर्द तो आपको पता है किसको नहीं होता, लेकिन आर्थराइटिस इज अ वेरी डिफरेंट फील्ड। तो इसलिए आर्थराइटिस को पहले थोड़ा सा जोड़ों के दर्द से अलग करना है, क्योंकि जोड़ों का दर्द तो जाहिर है अगर लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, लॉट ऑफ रीजन से बोन पेन्स, मसल पेन्स होते हैं, जिसको नेचुरली पीपल थिंक जोड़ों का दर्द। अब इन्हीं में आर्थराइटिस भी होता है। अब आर्थराइटिस होता है जिससे हम सादा अल्फाज में कहते हैं इन्फ्लेमेशन, मतलब जोड़ों में सोजिश आ जाती है। Okay. अब ये एक बाकायदा एक टर्मिनोलॉजी होती है जो स्पेसिफिक डिजीज से रिलेटेड होती है, मतलब पैथोलॉजी होती है उसकी कोई ना कोई। अब उसमें डिफरेंट रीजंस होती हैं कि बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो ओवर एक्टिव होता है, वो आपके अपने जोड़ों को अपना रिकग्नाइज नहीं करता, यानी आपका बॉडी जो है वो ऐसी चीज़ें बनाता है जो जाके आपके अपने जोड़ों को स्लोली जाहिर डिसॉल्व करता है, डिस्ट्रॉय करता है। So that is a very different thing, and this is the thing that we need to be concerned about and worried about, क्योंकि उससे disabilities almost majority of the patient. So this is the important thing to dissect out के जोड़ों का दर्द और arthritis. तो इसलिए ये जैसे मैंने कहा कि ये इम्यून सिस्टम का इश्यू है जिससे ये चीज़ें डेवलप होती हैं। बिल्कुल सही। किसी एज में भी हो सकती, ज़रूरी नहीं है कि ये अर्ली एज में ही हो या लेट एज में हो या मिडल एज में हो। It can happen at any age. हमारे पास बच्चे हैं, चंद सालों के बच्चे हैं। At the same time, we have more than 90 years old people as well. लेकिन मेजॉरिटी ये ख़वातीन में होता है और मिडल तो नहीं, sort of I would say around the time of 20, 25 to 45 plus minus. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इन्फ्लेमेशन की बात की है, मैं यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट पूछना चाहूँगा ये बात, क्योंकि आपने जोड़ों के दर्द को और आर्थराइटिस को अलग किया, तो ये बड़ी समझने की बात है मेरे लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी। इन्फ्लेमेशन क्या है फिर, सबसे पहले तो उसको थोड़ा बता दीजिए, और क्या इन्फ्लेमेशन जो है वो जोड़ों में ही होता है या बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकती है? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस। इन्फ्लेमेशन सादा अल्फाज में हमारी बॉडी जब भी किसी एक डिजीज प्रोसेस में, या समझ रहे हैं सादा अल्फाज में जब लड़ाई शुरू होती है तो उसके आफ्टर मैथ में जो वहाँ टिश्यूज में स्वेलिंग आती है उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। यानी हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई हैं जो जाके पार्टिकल एंटीजेंस के अगेंस्ट गई हैं, जो वहाँ वो आइदर कोई फॉरेन एलिमेंट है या बॉडी का अपना टिश्यू है जैसे हमारी अपनी बॉडी ही अपना नहीं समझ रही, तो वो जाके उसको वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है, यानी वहाँ सादा अल्फाज में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो वहाँ सोजिश होगी, वहाँ दर्द होगी,
वहाँ आप उसको दबाएंगे तो वो टेंडर होगा, मतलब पेन बढ़ेगी जब आप उसको टच करेंगे या दबाएंगे, और उसकी वजह से जोड़ की मूवमेंट्स भी डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, ठीक है। हकीम अनवर साहब बताइएगा कि हिकमत की रूह से इसका इलाज क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम। एक तो नाम है हकीम मोहम्मद अनवर खान लोधी जी, जो जोड़ों के हवाले से अभी डॉक्टर साहब ने कहा, ये बहुत शानदार है। बेसिकली पैथोलॉजिकली यही हम डिटेल कर, लेकिन तिब के अंदर कुछ कंसेप्ट्स हैं जो एलोपैथिक से जैसे हमारे सिस्टम के अंदर जिस वक्त किडनी फंक्शन रिपेयर होते हैं तो उसके बदले में नाइट्रोजन एंड वेस्टेज जो है वो खून में बढ़ हो जाती हैं, चाहे वो बिल्कुल हो या खुदा ना खासा वर्सन कंडीशन में भी जा सकता है। तो जब शुरू में ये आता है तो उसके बदले में शुरू में जोड़ों का दर्द आता है, और अगर इसको तवज्जो ना दी जाए तो आपका इम्यून सिस्टम उस पर रद्द अमल करके कुछ पेचीदगियां पैदा कर सकते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से आ सकता है। तो मैं जो एक थोड़ा जो हमारा सिस्टम है तिब्ब यूनानी के रेफरेंस से उससे थोड़ा मुख्तलिफ है, तो उसमें हम ये तवज्जो से जब स्टडी करते आए हैं जो एलोपैथिक सिस्टम में या मॉडर्न मेडिकल साइंस में, तो वहाँ हमें ये मिलता है कि बॉडी के अंदर जब कुछ अननेसेसरी एलिमेंट स्पेशली मिनरल्स ऐड होना शुरू हो जाए तो बॉडी के अंदर किसी ना किसी जगह डिपॉजिट होंगे, चाहे वो नाइट्रोजन हो या कुछ और हो। उस डिपॉजिट के साथ ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों ने अद्वियात ऐसी इस्तेमाल की हो, जैसे मेटल्स हैं, बहुत सारे मल्टीविटामिन विद मिनरल आते हैं और हमारे तिब्बा भी बहुत सारे कुछ तजात इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी से बहुत ज्यादा खतरा है। और उसमें हमारे पास सबसे बड़ा खतरनाक कंपाउंड जो कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, सारे तिब्बा तो नहीं इस्तेमाल करते, कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें मरकरी के कंपाउंड इंतहाई खतरनाक है, आर्सेनिक के कंपाउंड जो नेचुरल भी अकरेंस है और ज्यादा खतरनाक कर देते हैं। तो लाइफस्टाइल के जब तक जोड़ों के दर्द की बात, चूंकि मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, हारून साहब ने उसमें बड़ी अच्छी बात कर दी जी। जो जोड़ों है उसमें एक प्रिंसिपल अवाम के लिए ये है कि जितने भी सावर्स हैं और स्टर्सी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिस तरह चावल है, आलू, शकरकंद, स्टर्सी कार्बोहाइड्रेट लेने पर भी ब्लड रिएक्शन एसिडिक होता है, और जितने भी सावर टेस्ट की फ्रूट्स हैं या फूड्स हैं उन सब से ब्लड रिएक्शन जो है एसिडिक हो जाता है। ओके। और एसिड जब बढ़ती है हेमा एसिडोसिस कहते हैं, तो ऐसी सूरत में पूरे जिस्म के एक तबाही का निजाम शुरू होता है, जहां जहां से ब्लड गुजरता है हर चीज को डिसॉल्व करता चला जाता है। अगर उसको मैनेज नहीं किया, सबसे पहले जो रबातात हैं या टेंडन्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेटरी चेंज आती है, यहाँ पे लोगों में जोड़ों पर, और अगर यहाँ भी कोई केयर ना की जाए तो माइट पॉसिबल फिर इम्यून सिस्टम अपना रोल प्ले करेगा, तो वहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस बाकायदा डायग्नोस हो सकेगा, जिसके लिए टेस्ट जो अवेलेबल हैं उसमें सबसे पहले टेस्ट जो था वो आर्थराइटिस फैक्टर था, और उसके बाद अभी टेस्ट अवेलेबल है जो स्पेसिफिक टेस्ट है, तो उससे भी डिफाइन किया जा सकता है। अवामुन नास के लिए ये होगा कि अपनी गिज़ा और लाइफस्टाइल को चेंज करें। जिन लोगों के जोड़ों में दर्द आ रहा है कोशिश करें कि वो अपने घुटने खास तौर पे जितना हो सके उनको गर्म रखें, जैसे कंफर्टर इस्तेमाल कर सकते हैं या एक शैगी कैप्स आते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो गर्म रहे। इससे बहुत सारा फायदा हो सकता है। और गिज़ाओं में खास तौर पर बात करें कि सावर टेस्ट की चीजें जितनी भी हैं, जैसे किसी के जोड़ों में दर्द है तो आप उसको किन्नू खिला देंगे या हकीम साहब आपने लाइफस्टाइल कैसा बनाना है या अद्वियात क्या लेनी है, हम अब इस पे भी हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन क्या हिकमत की रूह से भी आप अग्री करते हैं मेडिकल साइंस के साथ कि आर्थराइटिस और जोड़ों का दर्द दो अलग अलग चीज़ें हैं, जिस तरह इन्फ्लेमेशन की जिस तरह बात की है, तो हिकमत की रूह से भी सेम थ्योरी है? जी एग्जैक्टली, मेडिकल साइंस इज सेम। मैंने इसीलिए उनको दोबारा डिटेल नहीं किया क्योंकि डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा कर दिया था, उसके ऊपर अगर मैं कहूँ वक्त जाया करने वाली बात थी। एग्जैक्टली ऐसा ही है, जो एक अलग चीज है और आर्थराइटिस अलग चीज है। हमारे तो फिर हकीम साहब पता किस तरह चले कि ये आपको जोड़ों का दर्द है या फिर ये ड्यू टू इन्फ्लेमेशन आप आर्थराइटिस का शिकार हो गए, ये पता किस तरह चले? जी मैं अर्ज करता हूँ। एक तो हमारे यहाँ दो टर्मिनोलॉजी है, एक है वजह फासिल यानी जोड़ों का दर्द, ये सिंपल लफ्ज है अरबी में, और दूसरा इसके लिए जोड़ों का दर्द ही है, दूसरा लफ्ज है नकरस, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए स्पेसिफिक है। ये सदियों से 1100 साल से सेम रिटर्न आ रहा है और ये उसी वक्त से मेंशन्ड है। दोनों अलग अलग चीज में अलग अलग उनको डिफाइन किया गया, उनकी पैथोलॉजी अलग है। जोड़ों का दर्द हम जो पब्लिश कर सकते हैं
उसके अंदर बाकायदा जब जोड़ों का दर्द शुरू होता है वहां सिर्फ हीट मिलेगी आपको, दर्द होगा, हल्की स्वेलिंग हो सकती है और उस हालत में पे कोई खास दर्द नहीं आएगा, दबाने पे बहुत दर्द आएगा। ये इब्तदाई दौर में है। अच्छा। और अगर ये जोड़ों के दर्द के बदले में आर्थराइटिस में चला गया या निकरस में चला गया तो ऐसी सूरत में हड्डी खशूनत और खुरदरापन आ जाएगा और उनके अंदर रगड़ बढ़ेगी, उसकी डैमेज होगी। तो ऐसी सूरत में महसूस कर सकता है वो है कि वो चलने में खास तौर पे तकलीफ शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो अक्सर औकात इसके साथ बुखार भी आ सकता है। मैं कुछ ऐड कर सकता? जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब प्लीज। देख, मैं इसी टॉपिक को थोड़ा सिंपलिसिटी में आपको ले जाता हूँ कि अगर हम इसको चलें, अभी मैं जस्ट थिंकिंग के स्कोर कैसे सिंपल करें, तो इसको सादा अल्फाज में ही कर लें। एक तो होती है सादा सी बोन पेन, तो जाहिर है बोन्स ने वैसे तो नहीं है ना, वो जोड़ा फैलाएंगे तो बोन जाहिर है उस पर प्रेशर आएगा, तो जाहिर है तो इसलिए वो बोन पेन जो होती हैं, लॉट ऑफ अदर रीजंस होते हैं, जिसमें विटामिन डी की कमी की वजह से होगी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हो गया। फिर एक दूसरा जो सबसे कॉमन टाइप जिसको कहते तो आर्थराइटिस है लेकिन टेक्निकली नॉट आर्थराइटिस, वो है जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जिसे हम वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं कि एज रिलेटेड आर्थराइटिस है, जो ऑलमोस्ट सारे के साथ थोड़ा बहुत कभी ना कभी होना ही है। किसी को थोड़ा होना है, किसी को बहुत होना है, किसी का लेट होना है, किसी का जल्दी होना है, डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स, सम फैक्टर्स। वो है जिसे हम वेयर एंड टेयर कहते हैं, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, यानी जोड़ सादा अल्फाज में घिस जाता है। सही। और फिर एक तीसरी टर्म है जिसे हम ये इन्फ्लेमेशन का, जैसे मैंने ओपन एक्सप्लेन किया, वो है तीसरी किस्म का सादा अल्फाज में, जैसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं या गैंठिया बोलते हैं, या कुछ जो सोराइसिस से रिलेटेड आर्थराइटिस होते हैं, कुछ जैसे कमर का गैंठिया होता है जिसे एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, जो यंग बच्चों में आता है, जो यूजुअली अराउंड एज ऑफ 16 to 20 प्लस माइनस, जिसमें कमर जो है वो बड़ी बुरी तरह झुकना शुरू हो जाती है, बहुत सीवियर सॉर्ट ऑफ बैक पेन्स होती हैं। तो ये है जो इन्फ्लेमेशन, जो वही जो मैं इम्यून सिस्टम की ओवर एक्टिविटी की वजह से कह रहा हूँ। तो in simplicity these are 3 different types. Okay. If I repeat myself again, एक तो सिंपल बोन पेन्स हैं, जाहिर है जो जोड़ों की भी उसी तरह मैनिफेस्ट होंगी कि बंदा को उठने बैठने में मुश्किल हो रही है। जाहिर है जोड़, क्योंकि घुटनों की बात करते हैं तो जाहिर है घुटने सबसे ज्यादा यूज हो रहे होते हैं while we sit, stand or move, तो इसलिए ज्यादातर हर बंदा जब भी जोड़ को सोचता है तो वो घुटनों को ही सोचता है। तो दूसरा, जैसे मैंने कहा, वेयर एंड टेयर है, जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस है, जो कैन स्टार्ट अराउंड द एज 40-45, खवातीन में 10-15 साल पहले शुरू हो जाता है मर्दों की निस्बत। क्योंकि जाहिर है ज्यादातर खवातीन घर में रूटीन के कामों में घुटनों को यूज कर रहे होते हैं, तो घुटनों में भी जाहिर है, अगर मैं एक और दूसरी तरफ ले जाऊं कि घुटनों में ही क्यों सबसे ज्यादा वेयर एंड टेयर होता है, उसकी सिंपल ये होती है कि जब आप उठते हैं, बैठते हैं या स्टेयर्स चढ़ते हैं स्पेशली, तो आपकी बॉडी वेट से ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स मोर बॉडी वेट घुटनों पे पड़ रहा है। सही। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरी 75 अगर मेरा केजी वेट है, इफ आई टेक स्टेयर्स, तो यू कैन मल्टीप्लाई टू 2 to 3 टाइम्स, मतलब 200-300 किलो वजन घुटनों पे पड़ रहा है जब आप स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, या आप जमीन पे बैठ के उठ रहे हैं, जिस तरह जाहिर है वो ट्रेडिशनल वॉशरूम्स यूज कर रहे हैं। तो यू कैन इमेजिन कि आपका वेयर एंड टेयर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ड्यूरिंग रूटीन एक्टिविटीज, और आपको पता है लाइफस्टाइल भी नहीं अच्छा, वेट अगर ज्यादा हो जाए तो ये चीजें उस चीज को थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देती हैं, थोड़ा सा बढ़ा डिवाइड कर देती हैं, जो नेचुरल एक प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक हो गया। हकीम साहब बताइएगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें अपनी ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए ताकि हम जोड़ों के दर्द से बचे रह सकें। रूटीन में जो दर्द होते हैं, खास तौर पे जोड़ों के मुतल्लिक, घुटनों में अकेला ही नहीं बल्कि बाकी जोड़ों, ये तिब्बी एतबार से सर्द मिजाज हम शुमार करते हैं उसको। तो कोल्ड एक्सपोजर, ठंडे मशरूबात से, जैसे दूध छोटा रूह अफ़ज़ा डाल के ले लिया, कोई और मशरूबात ठंडे डाल के ले लिए, तो उससे बढ़ेगा। तो चीजों से, जैसे मैंने पहले किया, बढ़ेगा। और अगर आप किसी शदीद सर्द इलाके में अचानक चले जाते हो, आदत आपकी नहीं है, तो वहाँ आप बड़ी शदीद तकलीफ में मुब्तला हो सकते हैं। तो उसमें सबसे जो प्रिवेंटिव है वो ये है कि आप कोल्ड एक्सपोजर से बचें जितना हो सकता हो। और दूसरा, अग़ज़िया में आप कोशिश करें कि ऐसी ग़िज़ाएं मुंतखब करें जो नेचुरली रिच इन एंजाइम हो। ठीक है। जैसे अदरक है,
है और गरम मसाला शामिल है, लेकिन उसमें खानों में डाल के पकाना खास तौर पे जोड़ों के दर्द में इजाफा है। हालांकि रूटीन में हमारे यहाँ ये डिस्कशन नहीं। इसी तरह दही डाल के खाने पकाना भी जोड़ों में दर्द का बायस बनता है। अच्छा, तो जो ग़िज़ा ज्यादा प्रैक्टिस हमारे घरों में होती है, खाने में दही का इस्तेमाल होता है। डॉक्टर साहब, हल्दी और दूध को एक देसी टोटका समझा जाता है और कहा जाता है कि जिससे जोड़ों का दर्द है या अगर जिस्म में दर्द है तो वो खत्म हो जाता है। हल्दी कितनी जरूरी है खाने में, कितना इसका इस्तेमाल करना चाहिए? थोड़ा सा ज़ाहिर इख्तलाफ तो नहीं मैं करूँगा, लेकिन ज़ाहिर है इसकी जो नेचुरली देयर आर सम रीजंस बिहाइंड इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मिल्क का तो चलो डिफरेंट है, नेचुरल हमें बोन्स के लिए ज़ाहिर डेफिनेटली कैल्शियम चाहिए होती हैं, स्पेशली विद द ग्रोइंग एज एंड आल्सो अराउंड द टाइम ऑफ द मेनोपॉज, जो अराउंड द एज ऑफ 50 साल के बाद तो और हमें ज़्यादा उसकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट चाहिए। लेकिन हल्दी की अगर बात करें तो कितनी रिक्वायरमेंट है वो तो आई माइट नॉट बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर, लेकिन ये है कि डेफिनेटली उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज ऑन इट कि उसकी बोन हीलिंग से ज़्यादा ये जो वूंड की हीलिंग में डेफिनेटली उसकी ज़्यादा फायदियत बताई गई है। अमाउंट वाइज ज़ाहिर हकीम साहब माइट बी एबल टू बेटर आंसर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, तरीका इलाज की थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि अक्सर लोगों को समझ नहीं आती चीज़ों की, तो तरीका इलाज में कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त किए जा रहे हैं? अगेन हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हम किस आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगेन जैसे हाँ जी, अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, अगर हम बात करें आर्थराइटिस की जो इम्यून सिस्टम वाला आर्थराइटिस है, मैं तो अपने हर मरीज को कहता हूँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या कमर का गैंठिया, ये इससे रिलेटेड जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह मेजर एडवांसमेंट्स अब इन लास्ट एटलीस्ट 1 to 2 decades में हो चुकी हैं एज गॉड्स इम्यून सिस्टम। तो एक चीज तो मैं बड़ा क्लियरली बताता हूँ एट एवरी विजिट कि ऑलमोस्ट 110% ये क्योरेबल और ट्रीटेबल कंडीशन है। क्योरेबल जाहिर है उसको आप यू कैन टेक इट टू एनी लेवल, लेकिन ये है कि इससे जबरदस्त ऑलमोस्ट 100% पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल को अचीव कर लेता है जो उसने लूज किया होता है। लेकिन डिपेंड एक चीज पे करता है, यानी इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग तो क्लियर हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन क्लियर हो जाएगी, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि कितनी देर लगी है इस सारे प्रोसेस को अचीव करने में। क्यों? क्योंकि सादा अल्फाज में जोड़ों में आग लगी होती है, अब वो जल्दी टाइम पे आग बुझा लेंगे तो अंदर की हड्डी, अंदर का जोड़ बच जाता है, तो डैमेज नहीं होता, यानी अंदर का जोड़ साफ सुथरा है, इन्फ्लेमेशन सेटल होगी, द पर्सन विल बी एबल टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। जिस तरह मैं बता रहा हूँ, हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के भी प्लेयर्स होते थे, फॉरेन की बात करने वाले while I was abroad, तो आराम से वो ट्रीटमेंट लेते थे and they were absolutely living a normal life, and जैसे मैं कह रहा हूँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी प्ले करते थे। लेकिन जब डिले कर देते हैं इस प्रोसेस में, जब वो आर्थराइटिस की मतलब डिले टू डायग्नोसिस हो गया, आपने डायग्नोज ही लेट किया, आपने ट्रीटमेंट ही लेट स्टार्ट किया है, तो डैमेज हो जाता है। यानी आपने देखा लोगों के हाथ पैर टेढ़े हुए, फॉर एग्जाम्पल लोग इवन ग्रिप नहीं कर सकते, सुबह उठ के देर इन अ वेरी बैड शेप, बाजू शोल्डर्स भी ऊपर नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब ये जब प्रोसेस अनफॉर्चुनेटली डैमेज हो चुका होता है, आप आग को बुझा तो देते हैं, खत्म हो जाती है, यानी मजीद डैमेज नहीं होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डैमेज हो गया है, आपने थोड़ा बहुत विंडो पीरियड। डॉक्टर साहब, आफ्टर डैमेज क्या करना चाहिए, जिस तरह आप बता रहे हैं, इस पे भी हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे और एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर खुश आमदीद जी, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। बात कर रहे हैं आज हम आर्थराइटिस की, क्योंकि आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे भी मनाया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ ही वापस आऊँगा, प्लीज़ कंटिन्यू जहाँ से आपने अपना जवाब छोड़ा था, ख़ास तौर पर जो आप बात कर रहे थे कि आफ्टर डैमेज आपने उसका क्योर किस तरह से मुमकिन है और क्या इलाज मुमकिन है। जी, जो मैं कह रहा था कि जो डैमेज है फॉर एग्जांपल, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है डैमेज से पहले, जाहिर है जैसे मैंने सादा अल्फाज में कहा कि आग बुझानी है, जोड़ों में आग लगी हुई है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो वो एस्पेक्ट है कि जितनी जल्दी उसकी इफेक्टिव ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, क्योंकि आपको पता है मेडिसिन में वी आर वेरी मच बायस्ड ऑन एविडेंस। कि एविडेंस क्या है, किसी चीज़ को बात करता है तो उसका एविडेंस क्या है, कोई ड्रग अगर यूज़ हो रही है तो उसका एविडेंस क्या है, क्योंकि जाहिर है इसके पीछे बाकायदा स्टडीज़ होती हैं, और स्टडीज़ भी कोई एक जगह से नहीं होती, जाहिर है थ्रू आउट द वर्ल्ड होती हैं, और उसके पीछे कोई 8-10 साल का क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा होता है बिफोर दे स्टार्ट मार्केटिंग एनी ड्रग।
तो इसलिए बड़ी मतलब जिसे कहा जाए ना कि एविडेंस बेस्ड वेरी मच ऑब्वियस होती है फॉर एनी ड्रग। तो उसकी बेस पे वो जो कह रहा था कि ऑलमोस्ट 110% ये ट्रीटेबल है, मैनेजेबल है, इन्फ्लेमेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है, नो फर्दर डिस्ट्रक्शन हैपेंस। मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूँ, जब मैं अब्रॉड में था तो हमारे पास फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स नहीं होते थे कि स्टूडेंट्स को क्या दिखाएंगे, जोड़ों में डैमेज ही नहीं होते थे। यानी पेशेंट्स आते थे, इलाज होता था, जोड़ बिल्कुल नॉर्मल रहते थे, उनको कहने को तो आर्थराइटिस के मरीज से, बट दे हैड नो डैमेज, कोई भी उनके हाथ पैर टेढ़े नहीं हुए। तो विद प्रॉपर ट्रीटमेंट ये सारी चीजें आर एब्सोल्युटली पॉसिबल, और पाकिस्तान में भी पॉसिबल है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हकीम साहब जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिए। ऑलमोस्ट जो हम फॉरेन में जो एडवांसमेंट्स हैं ड्रग्स की, ऑलमोस्ट सारी तो नहीं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दोज हाई टेक मेडिसिन पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं। थोड़ी सी एक्सपेंसिव जरूर हो जाती हैं लेकिन स्टिल देयर आर वेज अराउंड इट। बड़ी ज़्यादा ज़ाहिर कोई आपको डोनेशन मिल जाती हैं, आपको बैतुल माल पे भी हेल्प मिल जाती है somebody is not able to afford। फिर कुछ लोग हैं जैसे हमने अपने डिपार्टमेंट में फातिमा मेमोरियल में भी शुरू किया हुआ प्रोसेस, ऑलमोस्ट मोर देन 1000 लोग हैं जो दे नॉट अफोर्डिंग, वो बड़ी एक्सपेंसिव मेडिसिन हमसे हर महीने वो लेते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको प्रोवाइड करते हैं so that they can able to live a normal life। हमारे पास ऑलमोस्ट मोर देन 50-60 बच्चे हैं जो बड़े सीवियर एंड के आर्थराइटिस के शिकार हैं, उनको इंजेक्शंस लगते हैं और वो माशाल्लाह दे आर एब्सोल्युटली लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, एब्सोल्युटली 110% पेन फ्री हैं। जैसे कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। ओके जी। हकीम साहब बताइएगा कि क्या आर्थराइटिस का इलाज घर पर मुमकिन है? क्या देसी टोटकों के जरिए हम इस दर्द को खत्म कर सकते हैं? जी, सबसे पहले मैं अर्ज करूंगा कि एक तिब जो है इसका एक बाकायदा निज़ाम है और 6000 साल हमारे रिटर्न फॉर्मेट में इंसानों के ऊपर मेडिसिन के ट्रायल मौजूद हैं और वो सेंचुरी थ्रू लगातार एक ही नतीजा निकलता है किसी दवाई का कि ये इस्तेमाल करने से ये निकलता है, और उसमें बहुत सारे ऐसे मुरक्बात हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस को मुस्तकिल तौर पे हल कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वहाँ बर्न आउट हो चुका है तो उसके बाद डैमेजेस बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी शख्स की उंगली कट जाए तो उसे हम दवाई खिला के दावा करें उगाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही जोड़ है, अगर उनके अंदर कुछ डैमेज आ चुका तो उसको बहुत थोड़ी हद तक रिपेयर किया जा सकता है, फिर भी कुछ ना कुछ कंसेशन हो सकती है मरीज अपने कंफर्ट महसूस करे। तो घर में जो ग़िज़ा है उन पे ही परहेज करना चाहिए, जो आप रोजमर्रा की ग़िज़ाएं उनको मैनेज करना चाहिए। फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे आप सूदिंग ले सकते हैं, जैसे कुछ तेल किचन के अंदर सिंपली लौंग, जायफल, जावित्री, दालचीनी, जैतून के तेल में डाल के उसको हल्की आंच पे रोस्ट कर दें। अच्छा। जब उनके बबल निकलना बंद हो जाए तो ये एक तेल है, अगर लोकली इसको मसाज करके ऊपर गर्म पट्टी बांधे थोड़ा टुकोर करें तो दर्द में भी फाका होगा। जो वहाँ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है या ऊपर स्वेलिंग आ चुकी है उसमें भी प्रोमिनेंटली बेहतरी आएगी। सही। तो यही अमूमन किया जा सकता है। ठीक है। तो बाकायदा सिस्टम है, वो एक पेचीदा निज़ाम है, उसको मैं पब्लिकली तो नहीं तजवीज़ करूंगा कि फलां चीज़ इस्तेमाल कर लें, लेकिन आपके यहाँ क्वालिफाइड अतीबा मौजूद हैं, उनके सिस्टम में सदियों से तजुर्बे में आई हुई अद्वियात हैं और वो उसको मुस्तकिल तौर पर ठीक करने की सलाहियत करते हैं, बशर्ते कि उनमें डैमेज ना आ गया हो जो सीवियर किस्म का हो। तो हकीम साहब, आपने जो ये ऑयल बताया है, क्या ये सिर्फ एज अ पेन रिलीफ काम करेगा या ये इलाज में भी इसका शुमार होता है? जी एग्जैक्टली, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है और इसमें बहुत शानदार रिजल्ट है। इसके अलावा जो घरों में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने हल्दी का तज़किरा किया, तो इस वक्त जो मेडिसिन में एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में एक हल्दी का करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट बाजार में अवेलेबल है और एक काली मिर्च का। ये टॉप ऑफ जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स या फूड ग्रेड मेडिसिन है उनमें शुमार किया जाता है। अमेरिकन एक कंपनी है जो मिलिट्री बेस पे मुख्तलिफ ड्रिंक्स पेश करती है, उनमें भी प्रिंसिपल यही दो चीजें हैं, काली मिर्च और हल्दी का एक्सट्रैक्ट है। अच्छा। तो करक्यूमिन पूरी दुनिया के अंदर एक तस्लीम शुदा दवा है जो सेफ है, किसी किस्म का नुकसान नहीं है और पाकिस्तान में भी अवेलेबल है और हम अपने क्लिनिक्स में भी लगातार इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि छोटी उम्र के बच्चे, मेरे पास जो 3 साल प्लस की कोई एक छोटी बेटी थी और मैंने जिंदगी में इतना खराब हाल में पेशेंट नहीं देखा, 2 साल उसके बेड पे गुजरे और बिल्कुल मूव नहीं कर सकती थी। अच्छा। तो इन ग़िज़ाई और ये करक्यूमिन प्रिंसिपल मेडिसिन थी और काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट बाजार में अवेलेबल चीजें हैं, आम चीजें हैं, उनसे ही माशाल्लाह ताला रिकवर।
और ये लगातार ऐसा पॉसिबल है, लेकिन मेरे नज़दीक लोगों को लाइफस्टाइल में खास तौर पे एहतियात करना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि सीढ़ियाँ चढ़ने पे बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है, उसमें प्रेशर डेवलप होता है ज़्यादा, तो छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो ऐसी कोशिशें जो चढ़ने जैसी उनसे गुरेज करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज मूवमेंट है उनसे गुरेज करें। और खाने में खास तौर पे जो मैंने पहले तस्करा किया कि खट्टी चीज़ें और स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट या लूज कार्बोहाइड्रेट्स ना इस्तेमाल करें और कोशिश कीजिए गर्म ली घर में, यही सबसे ज़्यादा आसान है। अद्वियात में चूंकि वो तो लंबी लिस्ट होगी तो हमारे पास जितने केसेस आते हैं उनमें हम प्रिंसिपली फूड में मैनेज करते हैं और दूसरा उनका कोल्ड एक्सपोजर में हम कि उससे जितना हो सके गुरेज करें। अभी हम रूम ले जाते हैं और आपको उसका प्रॉपर ख्याल नहीं रखते तो जोड़ों में दर्द हो या स्पॉन्डिलाइटिस हो किसी भी किस्म का, तो वो सब के सब खराब हो सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसमें जरूरी है जी। डॉक्टर साहब, अक्सर मरीजों को रेकमेंड किया जाता है कि जोड़ बदलवा दें, घुटने वो अपने बदलवा दें, क्या नी रिप्लेसमेंट करवा लें। आपके ख्याल में क्या ये इलाज मुनासिब है? बिल्कुल, अगर ये ज़रूरत है इसकी तो ये बहुत अच्छा, बहुत इफ़ेक्टिव इलाज है, बहुत इफ़ेक्टिव इलाज है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज की बात कर रहे हैं। ओके। अगेन ये अगर तब्दील करवाने की बात करते हैं तो ये जिसे हम वेयर एंड टियर आर्थराइटिस कहते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। अब सादा से अल्फाज में जब जॉइंट का स्ट्रक्चर ख़राब हो चुका है, अब जाहिर है तो उसमें आप क्या मेडिसिन आप यूज़ करेंगे, तो उसमें आप पेन किलर्स दे दें, पेशेंट की बुरी हालत कर रहे होते हैं, किडनीज एंड सो ऑन, और डैमेज हो रहे होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट स्टेज, जब जॉइंट इस हद तक बुरी तरह डैमेज हो गया है, जिसे हम सादा अल्फाज में कहते हैं ना कि हड्डी पे हड्डी चढ़ गई, तो हर वक्त बंदा पेनफुल है जॉइंट, उससे उठ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता। ये बहुत इफेक्टिव इलाज है। मैं तो अपने पेशेंट्स को, हालांकि आई एम ए रूमेटोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ सर्जन, लेकिन दोबारा मैं कह रहा हूँ इससे बहुत इफेक्टिव है। पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं जो बड़ी अच्छी सर्जरीज कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप प्रोसेसेस अंदर कौन सा डालते हैं, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और पूरी दुनिया में ये ट्रीटमेंट है, दोबारा कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा है, ज़रूर करवाना चाहिए इफ़ योर डॉक्टर रिकमेंड्स। हर स्टेज में ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ आखिरी स्टेज में ज़रूरत होती है जब जॉइंट की स्पेस ऑलमोस्ट कंप्लीट ख़त्म हो चुकी है और पेन इज़ देयर ऑल द, उठने बैठने में भी मुश्किल हो रही है। तो उसके लिए तो मैं अपने पेशेंट्स को एक सिंपल सा एक मिसाल देता होता हूँ कि देयर इज़ अ वेरी सॉर्ट ऑफ नोन फ्रेज जिसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन लाइफ इटसेल्फ। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ में बात करनी है, अब देखें ना, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग अ लाइफ जिसमें आप यूर डिपेंडेंट ऑन अदर्स एंड यूर कि आप चारपाई पे बैठे हुए हैं या आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आपको चार बंदे उठा के वॉशरूम लेके जा रहे हैं और आप सिर्फ इस सोच में हैं कि मेरी सर्जरी ना हो जाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ओवरऑल लाइफस्टाइल को देखना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखना है, ओवरऑल रूटीन की एक्टिविटीज को देखना है, और वो इम्पोर्टेंट है इन द लॉन्ग रन। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जिस तरह जिक्र कर रहे हैं कि इट डिपेंड्स कि स्टेज क्या है और आप बिल्कुल इसको रिकमेंड भी करते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा फिर इसकी लाइफ कितनी है अगर आप नी रिप्लेसमेंट करते हैं या कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं? एक तो इसकी लाइफ कितनी है, दूसरा क्या इज इट डायरेक्टली कनेक्टेड, आई मीन रिलेटेड टू योर वेट, लाइक बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है इसलिए भी इसको रिकमेंड किया जाता है, और क्या इसके बाद कोई मसले मसाइल भी फेस करने पड़ते हैं मरीज़ को? अगेन जैसे मैंने पहले कहा ना कि डिपेंड करता है कि आपने प्रोसेसेस, मतलब जोड़ जो आर्टिफिशियल है या जो स्ट्रक्चर अंदर डले हैं वो कैसे। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी सब स्टैंडर्ड चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक चीज़ जो मैं अपने मरीजों को कहता हूँ, ये एक ही दफ़ा होना है, एक ही दफ़ा प्रॉपर हो जाए तो ठीक है। ये रिपीट करना या रिवाइज करना इज एब्सोल्यूट नाइटमेयर फॉर एनी सर्जन। पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल है कोई भी होगा जो हैप्पीली रिवाइज करे, यानी एक दफ़ा हो गया, ख़राब हो गया, चलो जी नया डाल दें। पाकिस्तान में कोई भी बंदा नहीं होगा, बल्कि इंटरनेशनली देयर विल बी वेरी फ्यू पीपल, क्योंकि इट्स सच अ मैस है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हो वो अंदर प्रोसेसेस सही डला हो। जैसे मैं दोबारा कह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड आ चुके हैं और उनकी लाइफ जो है अब तो इससे भी ज़्यादा क्या अनफॉर्चुनेट होगा कि इवन प्लास्टिक वाले भी आ गए हैं, दे लास्ट ओनली फॉर ईयर टू 2 years। तो मरीज को सुनने में तो अच्छा लगता है कि जी चलो ये तो 1 लाख 1.5 लाख कम है प्राइसेस की, बट इट डजंट लास्ट लॉन्ग। जो प्रॉपर हैं, जो इंटरनेशनल हैं, जिनका नाम भी मैं ले देता हूँ, जॉनसन का फॉर एग्जाम्पल, तो वो तो खुद क्लेम करते हैं कि 25 years तक तो वो खुद क्लेम करते हैं। नंबर वन।
नंबर 2, अगर आप उसका थोड़ा सा ख्याल रख लें, मतलब सादा से अल्फाज में बता दो, मरीज मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी जोड़ डलवाने का क्या फायदा, मैं तो जमीन पे फिर भी नहीं बैठ सकूंगा, मैं तो फिर भी नमाज जमीन पे बैठ के नहीं पढ़ सकूंगा, या मैं ट्रेडिशनल टॉयलेट फिर भी नहीं यूज कर सकूंगा। तो मैं इनसे कहता हूँ कर तो आप ले सकते हैं, रोकेगा नहीं, लेकिन आप उस जोड़ की लाइफ को और बढ़ाएं। अगर आप उसका ख्याल रखें तो 25 साल के बजाय 50 साल भी चल सकता है। बिल्कुल। प्रोफेसर डॉक्टर हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और हकीम साहब आपने अपना वक्त निकाला, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमने तफसीलन इस पर बात की, और जिस तरह से आज ये दिन मनाने का मकसद भी यही है कि आर्थराइटिस की जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाया जाए। पाकिस्तान में खास तौर पर आज हमने बड़ा वाज़ेह तौर पर ये फ़र्क अपने नाज़रीन के सामने रखा कि जोड़ों के दर्द में और बेसिकली आर्थराइटिस में एक फ़र्क है। इन्फ्लेमेशन एक बीमारी है, जबकि जोड़ों का दर्द आपको सर्दी से भी हो सकता है, ज्यादा ठंडी चीजें खाने से भी हो सकता है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद देखते रहिए सुनो पाकिस्तान सुबह की हर बात। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान सुबह की हर बात। और अब हम अपने नाजरीन को सैर कराने जा रहे हैं पाक टी हाउस की। जमील, कभी आप पाक टी हाउस में? बिल्कुल, मैंने पाक टी हाउस विजिट किया है। इट्स अ वंडरफुल प्लेस, इसके साथ हिस्ट्री बहुत जुड़ी है और काफ़ी अरसा बंद भी रहा। ये 13 साल बंद रहा, जिसके बाद 2013 में इसको दोबारा रीओपन किया गया। बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो यहाँ जाकर अपना टाइम स्पेंड करते थे, और कहा जाता है कि क्रिएटिविटी को अगर आपने टॉप गियर लगाना ना तो पाक टी हाउस चले जाएं। अदबी जो है महाफिल होती थी, अदबी हो, सियासी हो, सहाफती हो, तो हम पहले पाक टी हाउस का विजिट करते हैं, फिर इस पे मजीद बात करेंगे। पाक टी हाउस अदब और शायरी की महफिलों की वजह से आज भी मकबूल है। लाहौर में बहुत से चाय कैफे होने के बावजूद पाक टी हाउस की एक अलग ही पहचान है। पाक टी हाउस का नाम पार्टीशन से पहले इंडिया टी हाउस था, लेकिन बाद में इसका नाम पाक टी हाउस रख दिया गया। पाक टी हाउस मुख्तलिफ पस मंजर के लोगों के लिए इज़हार राय का नुमाया एक फोरम है। दुख दर्द और गम में अशआर कहने वाले फरहत हो या मुनीर सबिना। यहाँ सकाफती, अदबी और फनी शख्सियात महाफिल का इनकाद करती थी। फैज अहमद फैज, इब्ने इंशा, अहमद फराज, सादत हसन मंटो, नासिर काज़मी और उस्ताद इमानत अली खान जैसी नामवर शख्सियात का मतवातर यहाँ आना जाना लगा रहता था। चंद वजूहात के बायस इसे 2000 में बंद कर दिया गया। 13 साल बंद रहने के बाद 2 फरवरी 2012 में कमिश्नर लाहौर के कहने पर पाक टी हाउस को दोबारा YMCA के कंट्रोल में दे दिया गया। 8 मार्च 2013 में हुकूमत पंजाब के जरिए कैफे का दोबारा इफ्तिताह किया गया। आज भी इस कैफे में नौजवानों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करती नजर आती है। एक कप चाय और हजारों बातें करते लोग यहाँ आकर अदब की दुनिया में खो जाते हैं। तो जनाब, जो चाय लवर्स हैं वो तो चाहेंगे कि कभी ना कभी तो हम पाक टी हाउस जाकर ज़रूर बैठें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें और चाय भी पिएं। तो चाय से मुझे याद आया है ना कि कॉफ़ी से हमने आज के शो का आगाज़ किया था और चाय पे हम इस शो को खत्म करने लगे हैं। तो चाय कितनी पसंद है आपको? मुझे वैसे आई एम नॉट अ टी लवर, मुझे चाय नहीं पसंद, मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। अगर मैं कॉफ़ी में भी बात करूँ तो आई रियली लाइक अमेरिकानो, ब्लैक कॉफ़ी जिसको कहते हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया चाय का। इट मीन्स कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चाय इस्तेमाल होती है। तो ये पाक टी हाउस नहीं जनाब, छोटे छोटे ढाबे और कितने टी हाउसेज खुल चुके हैं। और आए दिन जमील हम देखते हैं कि कोई नया जो है वो टी हाउस खुल रहा होता है, कोई चाय कैफे बन रहा होता है, और इतनी वैरायटी आ गई है चाय में। कितनी हम चाय पीते हैं और वो लोग जो घर में ही रहते हैं ना, ठीक है, वो तो बहुत ही पीते हैं। अच्छा, हमारी कौम को ना मुझे लगता है बहुत सारे मसलों का हल जो है वो चाय लगती है। सर में दर्द हो रहा है यार, चाय पिला दो। बोर हो रही हो, चाय। मेहमानों के लिए तो वैसे जरूरी है, लेकिन मेहमानों के लिए ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स भी हो सकती हैं, लेकिन चाय जो है वो हमारी एक रिवायत का हिस्सा बन गई। अच्छा, बहुत सारे लोग तो खाने के बाद जो है वो खाने के बाद चाय का बहुत ट्रेंड है। अच्छा, खाने के बाद चाय का बहुत ट्रेंड है और ये इतनी डेंजरस है, इस पे रिसर्चेस भी हुई हैं कि आप जो ये दूध वाली पत्ती वाली पकी हुई चाय है, ये आपके लिए बड़ी खतरनाक है। ये बताइएगा कि क्या हम ग्रीन टी भी पी सकते हैं खाने के
करवा दिया वो भी खत्म। देखिए ग्रीन टी आपके लिए बहुत अच्छी है, ग्रीन टी तो खाना हजम करने में मदद करेगी, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को ये फास्ट करती है। तो अगर आप चाय पीना चाहते हैं खाने के बाद, तो जो चाय आप पी सकते हैं वो है जी सब्ज चाय, ग्रीन टी। लेकिन उसका टेस्ट नहीं आएगा ना ये वाली चाय का। लेकिन फिर भी आप मतलब उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बाद में थोड़ी ब्रेक लेने के बाद आप पी सकते हैं। उसके बाद आप चाय पी लें। पिंक टी भी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है, जिसको कश्मीरी चाय भी कहा जाता है, और उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड किए जाते हैं। और सर्दियां आने वाली हैं तो घरों में भी बनती है, लोग कैफेज में भी जाकर पीते हैं। फिर शादियों में जो पिंक टी है, शादियों में दूसरी चाय क्यों नहीं मिलती वैसे? है ना पॉइंट। हमेशा पिंक टी ही मिलती है वहाँ पे। मुझे लगता है इस पे मेरे पास लॉजिक ये है कि घर में भी हम हर वक्त वही चाय पी रहे होते हैं। शादी में जाके पिंक टी पीनी है। शादी में थोड़ा कुछ एक्सक्लूसिव होना चाहिए, और मुझे लगता है कि पिंक टी ऐसी चीज है जो हर किसी के घर में नहीं बनती। तो अच्छा, चाय के साथ एक चीज और भी बड़ी रिलेट की जाती है कि चाय, आपको नींद आ रही है तो चाय पी लें। बिल्कुल, कैफीन। नींद भगानी है तो चाय पी लें। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ये होता है कि वो जब चाय पी लेते हैं तो नींद आ जाती है, सुकून आ जाता है। इस साइंस का नहीं पता, इसकी हम वजह तलाश करने की कभी वैसे हमें चाय के टॉपिक पे भी एक जो है ना डिटेल्ड करना चाहिए, है ना, हमें सेगमेंट या तो हमें करना चाहिए। कैसे आइडिया आ गया हमें, तो हम चाय पे भी जरूर। वैसे तो हमारा ये कौमी मशरूब होना चाहिए जितनी ये पी जाती है। और अब तो आइस टीज आ गई हैं, उसमें इतनी वैरायटी इंट्रोड्यूस करवा दी गई है, मटका चाय और मसाला चाय, चॉकलेट टी, पता नहीं क्या क्या मतलब इनोवेशंस आ गई हैं। अच्छी बात है, लेकिन लेकिन इसकी एडिक्शन नहीं अच्छी। एडिक्शन तो किसी चीज की भी अच्छी नहीं है। बिल्कुल, चाय की चूंकि हमारे मुल्क में एडिक्शन भी बहुत ज्यादा है। तो खैर जनाब, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब कल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और फीडबैक जरूर दीजिए, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा, क्या ऐड करवाना चाहते हैं। जिस तरह भी हमें चाय का आइडिया आया है, तो आपको कोई आइडिया है तो वो भी हमें आप जरूर बताइए, तो उसको भी हम ऐड करेंगे। तो सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।